हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। तो हमारे सिलेबस में दिया है कि फार्माकोडायनेमिक्स के एक्शंस, ड्रग एंटागोनिज्म, सिनर्जिज्म, टॉलरेंस, रिसेप्टार्स, थेराप्यूटिक एडवर्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट एंड फार्माकोविजिलेंस और फार्माकोकाइनेटिक्स के अब्जॉर्प्शन, बायोअवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, इंटरेक्शन एंड एक्सक्रीशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ द ड्रग्स इफेक्ट ऑन द बॉडी, फोकसिंग ऑन इट्स बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर एक्शंस, इसेंशियली आस्किंग व्हाट द ड्रग डज द बॉडी। हमारे बॉडी में ड्रग जाकर हमारी बॉडी के साथ क्या करती है, उसी को हम फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। और इसमें हम मेनली फोकस करते हैं बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर एक्शंस के बारे में। और डिफिनेशन देख लें। इट एक्सप्लेन्स हाउ ड्रग इंटरैक्ट विथ टारगेट लाइक रिसेप्टार्स, एंजाइम्स और आयंस चैनल टू कॉज इफेक्ट। कैसे हमारा ड्रग जो है रिसेप्टार्स और एंजाइम और आयन चैनल्स पे अफेक्ट करता है, अपनी अफेक्ट को कैसे कॉज करता है, इसी को हम फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। फार्माकोन जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ड्रग, और डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर। तो ड्रग पावर के बारे में पढ़ना है हमें। डिफिनेशन देख लेते हैं एक और। फार्माकोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड दियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फार्माकोडायनेमिक एक ऐसा ब्रांच है फार्माकोलॉजी का जिसमें हम बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, और ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वो पढ़ते हैं। कि जैसे हम ड्रग खा रहे हैं ओरली, तो हमारी बॉडी में जाएगी तो क्या क्या करेगी, वो सब चीज़ें। प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शंस। ड्रग एक्शंस के कुछ प्रिंसिपल होते हैं। पहला होता है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन मतलब किसी चीज़ को स्टिमुलेट कर देना, मतलब इन्हेंस कर देना, किसी चीज़ को एक्टिव कर देना। तो स्टिमुलेशन का मतलब होता है इन्हेंस द एक्टिविटी ऑफ सेल, सेल की एक्टिविटी को बढ़ा देना। जैसे कि कोई भी रिसेप्टार जाता है तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके सामने कुछ रिसेप्टार्स होते हैं, जहाँ पे जो भी ड्रग के रिसेप्टार्स होते हैं वो जाके रिसेप्टार से ड्रग बाइंड होता है और सेल को इंक्रीज कर देता है। एक्टिविटी ऑफ सेल, सेल की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो वर्क फास्टर और स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल। वो नॉर्मल से ज़्यादा फास्ट और तेज, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्क करने लगते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं एड्रेनल इपिनेफ्रिन होता है जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। पिलोकार्पिन इंक्रीज द सलाइवा सिक्रीशन, सलाइवा सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। डेक्साप्राम जो होता है इंक्रीज करता है ब्रीदिंग रेट को। फिर उसके बाद सेकेंड हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब किसी चीज़ को स्लो कर देना, कम कर देना। ड्रग रिड्यूस और स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ सेल, मतलब किसी सेल की एक्टिविटी को कम कर देती है ऐसी ड्रग, जैसे कि ब्लॉक कर देती है रिसेप्टार्स को, प्रिवेंट करती हैं एक्शन ऑफ सेल के एक्शन से प्रिवेंट कर देंगी रिसेप्टार को ब्लॉक करके। इसके एग्जांपल्स हैं डायज़ेपाम कॉजिंग सेडेशन, रिड्यूस एंजाइटी, एंजाइटी को रिड्यूस करता है, बहुत सारे चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक करके। फिर उसके बाद मॉर्फिन आता है। मॉर्फिन जो होता है स्लीप कॉज करता है, इससे नींद आती है, पेन में रिलीफ देता है ये। और थर्ड होती है हमारी बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉक एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल, प्रोपैनोलोल, ये सब जो होती हैं हार्ट रेट को डिक्रीज करती हैं और जो भी आर्टरीज पर फोर्स पड़े उसको भी कम करती हैं। उसके बाद है हमारा ओमिप्राजोल, रेंटिडिन, ये जो होती हैं एसिड प्रोडक्शन को कम करती हैं। एसिडिटी में इन सब चीज़ों को लिया जाता है, जैसे गैस्ट्रिक एंजाइम्स में जो भी एसिड ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं उनको ये कम कर देंगे। लोपेरामाइड जो होती है, इसका यूज हम लोग बाउल मूवमेंट को कम करने के लिए करते हैं। डायरिया वगैरह के पेशेंट में बार बार किसी को डायरिया हो रही है तो ये हम लोग देते हैं ताकि उसका बाउल मूवमेंट कम हो जाए और डायरिया कंट्रोल रहे। तीसरा है हमारा इरिटेशन नॉन सेलेक्टिव एंड नॉसियस इफेक्ट टू द लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स, मतलब ये एक नॉन सेलेक्टिव नॉसियस इफेक्ट होता है। ड्रग कॉज मिल्ड लोकल इंजरी और इन्फ्लामेशन एंड निक्रोसिस टू सेल्स, मतलब ड्रग जो होती हैं सेल्स के ऊपर माइनर या लोकल इंजरी कॉज कर सकती हैं, इन्फ्लामेशन कर सकती हैं। समटाइम्स ये बेनिफिट भी देती हैं। समटाइम्स ड्रग आर इरिटेट द स्किन, इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो, रिड्यूस द पेन इन डीपर टिश्यू, मतलब कभी
ये कभी कभी मतलब इरिटेशन तो कॉज करती हैं, लेकिन ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज करती हैं ड्रग्स, जैसे कि पेन और डीपर टिश्यू में जो भी पेन वगैरह होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि मूव आइडोक्स वगैरह हम लोग लगाते हैं, आयोडेक्स आता है तो थोड़ा सा जलन बर्निंग टाइप सेंसेशन होता है, लेकिन उसके बाद हमारे मसल्स को रिलीफ मिलता है पेन से। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स है मिथाइल सैलिसेट ऑइंटमेंट। मिथाइल सैलिसेट ऑइंटमेंट जो होता है मसल पेन में दिया जाता है। समटाइम्स डैमेज और इरिटेट द टिश्यू वेयर इट इज़ अप्लाइड। समटाइम्स वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बर्निंग सेंसेशन हो जाता है, कुछ टाइम मतलब डैमेज कर देता है। ये सब चीज़ें भी देखने को मिल रही है, इसका इरिटेशन इफेक्ट है। उसके बाद हमारे ड्रग्स में कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि एस्पाइरिन जो है गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज कर सकती है, अल्सर कॉज कर सकती है। सेकंड है स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक। स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं रेडनेस, बर्निंग और इन्फ्लामेशन कॉज कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है प्रोवाइडिंग अ ड्रग टू रिप्लेस अ सब्सटेंस दैट बॉडी लैक और कैन नॉट प्रोड्यूस इन इनफ अमाउंट। मतलब ये होता है कि रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ हम लोग बॉडी को तब देते हैं जब या तो वो बना नहीं पा रही है, बहुत ज़्यादा थक चुकी है बहुत ज़्यादा काम करके। जैसे कोई आदमी होता है बहुत ज़्यादा काम करने के बाद थक जाता है, भूख लगती है उसे खाना खाने के लिए, वैसे हमारे टिश्यूज जो होती हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के बाद वो थक जाते हैं, तो उनको रिप्लेसमेंट थ्योरी के रूप में कुछ सपोर्टिव थ्योरी दी जाती है उनको, ठीक। और कभी कभार ऐसा भी होता है कोई बिना काम किए थक जाता है, जैसे कि किसी बीमारी की वजह से कुछ भी, तो उस टाइम भी हम लोग रिप्लेसमेंट देते हैं। जैसे कि इन एनीमिया में हम लोग आयरन देते हैं, डायबिटीज़ में हम लोग इंसुलिन देते हैं, क्योंकि बॉडी इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रही है। थायरोक्सिन देते हैं हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म में। फिर पांचवा हमारा प्रिंसिपल है साइटोटॉक्सिक एक्शन। साइटो का मतलब सेल, टॉक्सिक्स का मतलब टॉक्सिक पॉइजन्स, और एक्शन मतलब सेल का टॉक्सिक एक्शन, सेल के ऊपर टॉक्सिक एक्शन। तो टॉक्सिक टू सेल। साइटोटॉक्सिक ड्रग किल और डैमेज द सेल। साइटोटॉक्सिक जो ड्रग होते हैं वो सेल को डैमेज करते हैं और किल करते हैं। मेनली यूज टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल और अबनॉर्मल सेल्स। हार्मफुल और अबनॉर्मल सेल्स जैसे कि कैंसर्स वगैरह में ज़्यादा मतलब अबनॉर्मल सेल्स का प्रोडक्शन हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो जाता है, उस टाइम हम लोग कीमोथेरेपिक ड्रग्स देते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में भी लिखा है कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग्स। साइक्लोफॉस्फामाइड हम लोग ब्रेस्ट कैंसर और लिम्फोमा कैंसर में देते हैं। सेकंड होता है हमारा इम्यूनोसप्रेशन। इम्यूनोसप्रेशन जैसे कि हमारी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव हो जाती है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा है, वो उसमें हम लोग एजेथ्रियोप्राइन देते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारा सेलेक्टिव साइटोटॉक्सिटी। मतलब सेलेक्टिव साइटोटॉक्सिटी कि मतलब ऐसी टॉक्सिसिटी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल तो करती है लेकिन ह्यूमन सेल्स को हार्म नहीं पहुंचाती, जैसे कि एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटी फंगल्स होती हैं, एंटीवायरल। ये बस एंटीबायोटिक माइक्रोबिया को ही किल करेगी, माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्वेट करेगी, लेकिन मतलब हम लोग को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन कभी कभार ये भी कॉज कर देती हैं। अगला टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। मतलब ड्रग एक्शन कैसे होता है। मोस्टली ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स by interacting with a special target molecules which is usually a protein। मतलब मोस्टली जो ड्रग होती हैं वो इंटरेक्ट करती हैं स्पेशल टारगेट मॉलिक्यूल्स के ऊपर और उसके बाद अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, जो यूजुअली प्रोटीन होते हैं टारगेट। जैसे कि अ फंक्शनल प्रोटीन कैन बी एंजाइम्स, आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स एंड रिसेप्टार्स हो सकते हैं। पहला हमारा रिसेप्टार मेडिएटेड मैकेनिज्म। तो रिसेप्टार पर कैसे मैकेनिज्म इसका होता है। ड्रग एक्ट बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टार्स ऑन सेल। ड्रग जो होता है स्पेसिफिक रिसेप्टार पर बाइंड करके इफेक्ट अपना देता है। उसके टाइप्स हैं एगोनिस्ट। पहले हमारे एगोनिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये एगोनिस्ट जो होता है एक्टिव करता है सेल को, बाइंड विथ रिसेप्टार, एक्टिवेट रिसेप्टर्स एंड प्रोड्यूस इफेक्ट। और इसके एग्जाम्पल है सल्बूटामॉल, ब्रोंकोडाइलेटर होता है। उसके बाद एंटागोनिस्ट जो होते हैं वो ब्लॉक करते हैं रिसेप्टार को, प्रिवेंट करते हैं इफेक्ट से। इसके एग्जांपल प्रोपेनोलोल है। प्रोपेनोलोल जो होता है ये बीटा ब्लॉकर होता है। ये बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम, ये सब बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जो चैनल्स को ब्लॉक करते हैं और हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं। उसके बाद कुछ पार्शियल एगोनिस्ट भी होते हैं, मतलब कुछ अमाउंट में एगोनिस्ट होते हैं। ये बाइंड विथ रिसेप्टार बट प्रोड्यूस वीक इफेक्ट। वीक इफेक्ट ये प्रोड्यूस करते हैं, रिसेप्टार के साथ बाइंड तो होंगे लेकिन वीक इफेक्ट करेंगे। इनवर्स अगोनिस्ट ये मतलब उल्टा इफेक्ट करेंगे। बाइंड सम रिसेप्टार बट प्रोड्यूस अपोजिट इफेक्ट ऑफ एन एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का उल्टा इफेक्ट करते हैं।
उसके बाद है हमारा एंजाइम रिलेटेड मैकेनिज्म। एंजाइम रिलेटेड मैकेनिज्म क्या होता है? ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग और एक्टिवेटिंग द एंजाइम। ड्रग जो हमारा एक्टिवेट करता है, इनहिबिट और एक्टिवेट करके एंजाइम्स को, जैसे इसके एग्जांपल एस्पायरिन इनहिबिटर जो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है और पेन और फीवर में रिलीफ देता है। उसके बाद थर्ड है हमारा आयन चैनल मैकेनिज्म। आयन चैनल मैकेनिज्म ड्रग एक्ट बाय एक्टिंग और क्लोजिंग आयन चैनल्स इन सेल मेम्ब्रेन। ड्रग जो है हमारा एक्ट करता है ओपन और क्लोज करके आयन चैनल्स को, जो कि सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं लोकल एनेस्थीसिया ब्लॉक करता है सोडियम चैनल को और पेन सिग्नल को स्टॉप करता है। कैल्शियम चैनल जो होता है ब्लॉक करता है कैल्शियम चैनल को और बीपी को कम करता है। डायज़ेपाम इसका एग्जांपल है। उसके बाद फोर्थ है हमारा ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म। ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म ड्रग इफेक्ट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन दैट मूव सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन। मतलब ड्रग जो है इफेक्ट करता है ऐसे प्रोटीन्स के ऊपर जो कि सब्सटेंस को मेम्ब्रेन्स के इस पार उस पार ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। पांचवा हमारा इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म ड्रग एक्ट ऑन इम्यून सिस्टम। वैक्सीन स्टिमुलेट इम्यूनिटी। मतलब ड्रग जो होता है इम्यून सिस्टम पे एक्ट करता है, उसे स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में, जैसे कि वैक्सीन होते हैं, बीसीजी की वैक्सीन आती हैं, कोरोना वायरस की वैक्सीन लगी, ये सब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म क्या होता है? तो व्हेन टू ड्रग्स गिवन टुगेदर प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट देन आइदर ड्रग एलोन। मतलब दो ड्रग को एक साथ देना ताकि वो अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके जितना कि वो अकेले नहीं कर सकती है। इसके टाइप देख लेते हैं। पहले हमारा एडिटिव सिनर्जी। एडिटिव सिनर्जिज्म होते हैं व्हेन द कंबाइंड इफेक्ट इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट। मतलब दोनों दवाओं का इफेक्ट मिलकर बराबर है। जैसे कि पैरासीटामॉल है, पैरासीटामॉल 1% इफेक्ट कर रही है और आइब्रोप्रोफिन जो है ये भी 1% इफेक्ट कर रही है, तो दोनों मिलके 2% ही इफेक्ट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद है हमारा दूसरा पोटेंशिएशन सिनर्जिज्म। ये जो होती हैं व्हेन वन ड्रग विथ नो इफेक्ट एलोन इंक्रीजेस इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग। मतलब एक ड्रग जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं है अकेले पे, ठीक, लेकिन वो इंक्रीज कर रही है दूसरे ड्रग के इफेक्ट को, मतलब दूसरे को बढ़ावा दे रही है, खुद कुछ नहीं कर पा रही है। इसके एग्जांपल है ये CLA क्लेवुलेनिक एसिड और अमोक्सिसिलिन। ये इसमें क्लेवुलोनिक एसिड में कोई भी एंटीबैक्टीरियल मतलब ये दवा नहीं है, लेकिन अगर इसको अमोक्सिसिलिन के साथ दिया जाए तो ये अमोक्सिसिलिन के इफेक्ट को बहुत बढ़ाती है। थर्ड है हमारा सुप्रा एडेटिव सिनर्जिज्म। सुप्रा एडेटिव सिनर्जिज्म जो होते हैं कॉम्बिनेशन इफेक्ट इज मोर देन सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट। मतलब कि जैसे कि एक दवा 50% इफेक्ट करे, दूसरी दवा 50% इफेक्ट करे, लेकिन दोनों को अगर साथ में हम लोग दे दें तो ये 100% ना करके 150% तक इफेक्ट कर देगी। इसे कहते हैं, जैसे एल्कोहल के साथ बेंजो डायज़ापाइंस को देते हैं हम लोग तो ये सीवियर सीएनएस डिप्रेशन को कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? अ कंडीशन इन विच अ ड्रग प्रोड्यूसेस लेस इफेक्ट व्हेन गिवन रिपीटेडली, so higher doses are needed to produce the same effect। मतलब एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ड्रग जो प्रोड्यूस करती है इफेक्ट वो कम हो जाती है, ठीक। व्हेन लेस गिवन रेपिडेटली, जब वो बार बार दी जा रही है तो अगर बार बार किसी भी चीज़ को हम लोग 2 घंटे के, अगर हमें दवा पे 4 घंटे 6 घंटे इंटरवल के बाद देना था, लेकिन अगर 2-2 घंटे में बार बार दवा दे रहे हैं बार बार, तो वो बार बार रिपीट हो रही है, तो अब टॉलरेंस कर चुके हैं जो हमारे ऑर्गन है वो अब उस पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमें हायर डोज देना पड़ता है, उसी को हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। मतलब कि जैसे किसी को कोई पैरासीटामॉल रोज खा रहा है 2-2 टैबलेट रोज खा रहा है, तो अब उसको टॉलरेंस हो चुका है, उसकी बॉडी में रेसिस्टेंस हो चुका है, तो अब उसको 500 mg के बदले पैरासीटामॉल के 1000 mg हमें देना पड़ेगा, वही चीज़ को टॉलरेंस कहते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स टॉलरेंस क्या होता है? व्हेन ड्रग गिवन रिपीटेडली एट शॉर्टर इंटरवल्स द इफेक्ट ऑफ ड्रग डिक्रीज और रिसेप्टर बिकम लेस सेंसिटिव। मतलब जब ड्रग को रिपीटेडली बार बार शॉर्ट टाइम के इंटरवल्स पर दे रहे हैं तो ड्रग का इफेक्ट कम हो जाएगा और रिसेप्टर जो है लेस सेंसिटिव बन जाएंगे। जैसे कि मॉर्फिन लेस पेन रिलीफ करेगी ओवर अ टाइम, बार बार मॉर्फिन ले रहे हैं तो अब उसका एडिक्शन हो चुका है, तो अब ज़्यादा हमें अमाउंट में ज़्यादा mg की लेनी पड़ेगी, तब जाके वो काम करेगा, पेन को रिलीफ करेगा। सेकेंड है हमारा
फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस। फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस क्या होता है? एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग इंक्रीज द बॉडी एंजाइम्स एक्टिविटी, सो ड्रग मेटाबॉलिज्म फास्टर एंड लेस अमाउंट ऑफ ड्रग रीचेस द साइट ऑफ एक्शन। मतलब अगर हम बार बार ड्रग ले रहे हैं, ठीक, एक्सेसिव ड्रग ले रहे हैं, तो बॉडी के एंजाइम्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा ड्रग के प्रति एक्टिव हो जाएंगे, बार बार उनको मेटाबोलाइज कर देंगे फास्टर, क्योंकि अब उनके खिलाफ बॉडी अब जान चुकी है कि ये आ रहा है तो इसके खिलाफ हमें ये एंजाइम यूज़ करेंगे तो ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा, वो चीज़ वो कर देगी, तो ड्रग का जल्दी मतलब मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और वो साइड तक सही से नहीं पहुँच पाएगा। थर्ड है हमारा एक्यूट टॉलरेंस। एक्यूट टॉलरेंस को हम लोग ट्रैकीफाइलेक्सिस भी बोलते हैं, एक टर्म होती है, आगे बहुत काम आएगी। ड्रग टॉलरेंस इज डेवलप्स व्हेन ड्रग इज गिवन रिपीटेडली इन वेरी शॉर्टर टाइम इंटरवल्स। मतलब ड्रग टॉलरेंस तब डेवलप होता है जब हम ड्रग को मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में शॉर्ट टाइम में दे देते हैं, ठीक, वेरी क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी दे रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा रिसेप्टार्स। रिसेप्टार्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी पढ़ना है। अ रिसेप्टार इज अ स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल और एट द surface of cell membrane that bind with drug and produces a biological response। मतलब रिसेप्टार्स एक स्पेशल प्रोटीन बाइंडिंग साइट होती है सेल के मेम्ब्रेन पे या सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी हो सकती है, सेल के सरफेस पे मतलब, और उसके अंदर भी हो सकती है, जिसके साथ ड्रग बाइंड होती है और प्रोड्यूस करती है एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को। इसके लोकेशंस हम लोग देख लें तो पहला है हमारा सरफेस रिसेप्टार एट द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड है हमारा इनसाइड द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है हमारा इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी हमारे रिसेप्टार्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके टाइप्स हैं एगोनिस्ट, एगोनिस्ट हमने पढ़ा ही था, जो एक्टिवेट कर देते हैं सेल की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। एंटागोनिस्ट जो सेल की एक्टिविटी को कम कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं। पार्शियल एगोनिस्ट जो सेल को मतलब वीक इफेक्ट करते हैं। इनवर्स एगोनिस्ट जो उल्टा इफेक्ट करते हैं एगोनिस्ट का। उसके बाद है हमारा एफिनिटी। एफिनिटी क्या होती है? एफिनिटी एबिलिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड रिसेप्टार, जो ड्रग की एबिलिटी होती है रिसेप्टार के साथ बाइंड करने को, उसे हम लोग एफिनिटी कहते हैं। उसके बाद इफिशियंसी क्या होती है? एबिलिटी टू प्रोड्यूस इफेक्ट आफ्टर बाइंडिंग, बाइंडिंग के बाद इफेक्ट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को एफिशियंसी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थेराप्यूटिक इफेक्ट। अ डिजायर बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग फॉर विच इट इज गिवन, मतलब एक डिजायरेबल बेनिफिशियल इफेक्ट ड्रग का, कि उसे जिस लिए दिया गया है वही वो काम, उतना इफेक्ट वो दे रही है। थ्रू इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑन द बॉडी, मतलब अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन से डिजायरेबल बेनिफिट वो दे रही है उसे। पैरासीटामॉल जैसे है कि रिड्यूस कर रहा है फीवर को और पेन को, ये उसका डिजायरेबल बेनिफिट मिल जा रहा है हमें को। और इंसुलिन है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है, ये भी हो सकता है। उसके बाद है हमारा एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट का मतलब भाई अब उल्टा इफेक्ट करते रहिए। अनवांटेड एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग, हार्मफुल और अनवांटेड इफेक्ट। एंटीबायोटिक्स डायरिया और एलर्जी भी कॉज कर सकती है। इनके टाइप्स होते हैं एडवर्स इफेक्ट के। तो पहला हमारा साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट एक प्रेडिक्टेबल, मतलब ये प्रेडिक्टेबल होता है पहले से, कि जैसे कि एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा अमाउंट में लें तो डायरिया भी कॉज कर सकता है, एलर्जी भी हो सकती है, इसलिए साथ में सिट्राजिन भी देते हैं हम लोग, कोई भी एंटीबायोटिक देते हैं तो। उसके बाद जो है हमारा टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट जो होता है हार्मफुल एंड डेंजरस इफेक्ट होता है। ये हार्मफुल और डेंजरस इफेक्ट होता है ड्यू टू ओवरडोज और प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ड्रग और ड्रग एक्यूमुलेशन इन द बॉडी, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरडोज ले रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से ले रहे हैं, या एक्यूमुलेशन हो जा रहा है ड्रग का बॉडी में किसी डिसीज़ की वजह से, तो उसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है। जैसे कि पैरासीटामॉल को ओवरडोज ले रहे हैं तो लीवर डैमेज कर सकता है। उसके बाद है हमारा एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन ये होता है, इट इज़ अ इम्यून सिस्टम मेडिएटेड, ये इम्यून सिस्टम मेडिएटेड होता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स होता है बॉडी की, हाइपर एक्टिव हो जाती है, मतलब ड्रग को समझने लगती है कि कोई फॉरेन पार्टिकल है, इसके अगेंस्ट हमें एंटीबॉडी बनानी, उसकी वजह से एलर्जी बन जाती है। तो टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा हम डीप में देख लेते हैं एक बार। हार्मफुल एंड डेंजरस इफेक्ट होता है ड्यू टू ड्रग ओवरडोज और ड्रग एक्यूमुलेशन से होता है। हाउ टॉक्सिक इफेक्ट अकर्स, कैसे टॉक्सिक इफेक्ट होता है? व्हेन ड्रग कॉन्सेंट्रेशन क्रॉस द सेफ थेराप्यूटिक रेंज, जब किसी ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है सेफ थेराप्यूटिक रेंज को पार कर देता है। इट इंटर्स द टॉक्सिक रेंज एंड डैमेज द टिश्यू और ऑर्गन, और ये टॉक्सिक रेंज में चला जाता है और डैमेज कर देता है टिश्यूज और ऑर्गन्स को।
नेक्स्ट हम लोग इसके टाइप्स देख लेते हैं। पहला होता है एक्यूट टॉक्सिसिटी, अकर्स आफ्टर सिंगल लार्ज डोज और पॉइजनिंग। ये होता है हमारा किसी अमाउंट लार्ज अमाउंट में कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं उसकी वजह से या पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है। मॉर्फिन ओवरडोज की वजह से भी हो सकता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेस हो सकता है। सेकेंड है हमारा क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। क्रॉनिक टॉक्सिसिटी ये लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ड्रग की वजह से होती है, जैसे नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हम ले रहे हैं तो किडनी डैमेज हो सकती है। अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं तो लीवर सिरोसिस हो सकती है। थर्ड है हमारा ऑर्गेनिक स्पेसिफिक। इस ऑर्गेनिक स्पेसिफिक ये होता है कि जैसे पैरासीटामॉल हम लोग लेते हैं ज़्यादातर हमारे लीवर को डैमेज करता है। हिपैटोटॉक्सिसिटी जिसे बोलते हैं, लीवर डैमेज होना। टॉक्सिसिटी की वजह से कीमोथेरेपिक ड्रग अगर ले रहे हैं तो बोन मैरो कैंसर हो जाता है, सप्रेस कर देता है बोन मैरो को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फार्माकोविजिलेंस। According to WHO, pharmacovigilance is defined as the science and activities related to the detection, assessment, understanding and prevention of adverse effect or any other drug related problems। मतलब कि डिटेक्ट करना, मतलब ये एक साइंस है जो कि मतलब रिलेट करती है ड्रग को डिटेक्ट करने में, असेसमेंट में, अंडरस्टैंडिंग में, प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट में एंड अदर प्रॉब्लम्स में। इस तौर तरीके से आप याद कर सकते हैं कि ये साइंस होती है जो कि रिलेट करती है डिटेक्शन और एक्सेशन, असेसमेंट और अंडरस्टैंडिंग और प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट के बारे में और अदर प्रॉब्लम्स के बारे में जो भी ड्रग्स की वजह से हो रही हैं। अब इसका हेल्प या यूज या स्कोप हम लोग देख लेते हैं, जिसे बोलते हैं कि इसका स्कोप क्या क्या है, किस चीज़ों में हमें हेल्प कर सकती है। तो पहला है हमारा इसका स्कोप यूज, पहला है हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में। तो इसको हम लोग डिटेक्ट, असेस, मॉनिटर और रिपोर्टिंग प्रिवेंशन में कर सकते हैं। डिटेक्ट कर सकते हैं जो भी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं ड्रग की वजह से, टॉक्सिक और एलर्जीज हो रही है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है असेस कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, रिपोर्ट और प्रिवेंशन, इस सब में आप लिख सकते हैं। बस अगर आपको ये चीज़ें पता है तो सब में आप लिख सकते हैं कि इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, मॉनिटर एंड रिपोर्टिंग और प्रिवेंशन कर, ऐसे आप बढ़ा के लिख सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। सेकेंड है हमारा ड्रग इंटरेक्शन कि ड्रग जो है हमारी कैसे इंटरेक्ट कर रही है। तो डिटेक्टिंग हार्मफुल इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड ड्रग, एक ड्रग का दूसरे ड्रग के प्रति कैसा इंटरेक्शन हो रहा है उससे मतलब डिटेक्ट करना, असेस करना, अंडरस्टैंड करना, मॉनिटर करना, रिपोर्ट करना, प्रिवेंशंस करना, इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद है हमारा मेडिकेशन इरर्स मतलब गलती से कोई भी इरर हो जाना। इरर इन प्रिस्क्रिप्शन में भी इरर हो सकता है, डिस्पेंसिंग में भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो सकता है, डोजिंग में भी हो सकता है। और इसके एग्जांपल रॉन्ग डोज, रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग रूट भी हो सकता है। फोर्थ है हमारा ओवरडोज एंड पॉइजनिंग। ओवरडोज और पॉइजनिंग भी हो सकती है, इसको हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये एक्सीडेंटल भी हो सकता है, इंटेंशनल पॉइजनिंग भी हो सकती है। फिफ्थ है हमारा लैक ऑफ इफिशियंसी व्हेन अ ड्रग डज नॉट प्रोड्यूस एक्सपेक्टेड थेराप्यूटिक इफेक्ट, मतलब जब ड्रग हमारी थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, उसे लैक ऑफ इफिशियंसी हमने अभी पढ़ा कि जो ड्रग बाइंड होने के बाद प्रोटीन से जो इफेक्ट प्रोड्यूस करती है उसे एफिशिएंसी बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है एंटीबायोटिक्स नॉट वर्क ड्यू टू रेसिस्टेंस की वजह से एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं कर पा रही हैं। 6 है हमारा यूज इन स्पेशल पॉपुलेशंस, मॉनिटरिंग ड्रग सेफ्टी इन चिल्ड्रेन एंड प्रेगनेंसी, मतलब जो भी गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं प्रोग्राम्स उनमें भी हमें मॉनिटर करना है कि कैसी कैसी ड्रग्स और मेडिसिन सप्लाई हो रही हैं। पेशेंट विथ लीवर और किडनी डिसीज, पेशेंट मतलब स्पेशल पॉपुलेशंस में ये भी आ सकता है किसी को स्पेशल बीमारी है लीवर और किडनी की, तो उनमें कैसा ड्रग देना है, इस चीज़ को भी हमें भाई देखना है, समझना है। वैक्सीन्स एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, मॉनिटरिंग द एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग वैक्सीनेशंस, ब्लड प्रोडक्शंस, बायोलॉजिकल जैसे कि इंसुलिन वगैरह के प्रोडक्शन कैसे हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी देखना। 8 है हमारा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स को भी हमें मॉनिटर करना पड़ता है, असेस करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ सकता है। मॉनिटरिंग ड्रग्स यूज इन नेशनल प्रोग्राम्स लाइक टीबी, HIV, मलेरिया, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में जो भी हमारी मेडिसिन यूज हो रही हैं। उसके बाद वाई फार्माको विजिलेंस इज़ नीडेड, मतलब क्यों ज़रूरत है हमें फार्माको विजिलेंस की, क्या ही इसकी ज़रूरत है। तो क्लिनिकल
trials are done on limited people, so some side effect appear only after drug used widely in the public. मतलब क्लिनिकल ट्रेड्स जो होते हैं मतलब लिमिटेड पीपल के ऊपर होता है, लेकिन मतलब सम साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं बस ड्रग का यूज करने के बाद भी हमें पब्लिक में देखने को मिल सकते हैं. द हेल्प इन इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी. पेशेंट की सेफ्टी को इम्प्रूव करने में भी फार्माकोविजिलेंस हेल्प करता है, हमें डिटेक्ट करता है कि कैसे कैसे न्यू एडवर्स रिएक्शंस हो रहे हैं मतलब पर्सन्स के अंदर. प्रिवेंशन हार्मफुल इफेक्ट्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. इंश्योर द रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन. इंश्योर करना कि जो रेशनल यूज है मेडिसिन का वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट में भी तो नहीं हो रहा है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, फार्माकोकाइनेटिक्स. ज़्यादातर नर्सिंग के क्वेश्चंस और नर्सिंग एग्जाम के यहीं से आते हैं. सबसे पहले हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स. इसमें हमें अब्जॉर्प्शन, बायोअवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, इंटरेक्शन और एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना है. तो फार्माकोकाइनेटिक्स, व्हाट द बॉडी डज द ड्रग. हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है. फार्माकोकाइनेटिक्स इज अ स्टडीज हाउ अ ड्रग मूव्स इनसाइड द बॉडी फ्रॉम द टाइम इट इज इंटर्स अंटिल इट्स लीव. मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडी होती है ड्रग्स के बारे में कि जब हम ड्रग खाते हैं उसके बाद जब तक हमारी बॉडी से ड्रग निकल नहीं जाता है तब तक ड्रग के साथ क्या करती है हमारी बॉडी, उसी के बारे में फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं. इसमें सबसे पहले हमारा ऑब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये ऑब्जॉर्प्शन मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम. मतलब जहाँ से हम ड्रग को खा रहे हैं ओरली, जैसे भी हम लोग ड्रग को ले रहे हैं, ठीक, वहाँ से लेके वो ब्लड स्ट्रीम तक कैसे मूव करे, इस चीज़ को ऑब्जॉर्प्शन बोलते हैं हम लोग. जैसे पैरासीटामॉल टैबलेट्स डिजॉल्व इन स्टमक एंड ऑब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑब्जॉर्ब होता है, ब्लड के अंदर इंटर्स करता है. इट्स डिपेंड ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ये डिपेंड करता है ऑब्जॉर्प्शन कि आप रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा प्रेफर करें, ओरल करें, आईवी करें, आईएम करें, सबकुटेनियस करें कि इंट्राडर्मल करें. ड्रग फॉर्म्स पे भी डिपेंड करता है कि लिक्विड है कि टैबलेट है. लिक्विड जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, टैबलेट को थोड़ा टाइम लगेगा. ड्रग सॉल्युबिलिटी क्या है, ड्रग की सॉल्युबिलिटी क्या है, वो वाटर सॉल्युबल हो कि लिपिड सॉल्युबल है. लिपिड सॉल्युबल जो होते हैं वो जल्दी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, तो उनका ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है. उसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ ऑब्जॉर्प्शन. कितने प्रकार के ऑब्जॉर्प्शन हो सकते हैं. पहला होता है हमारा ओरल ऑब्जॉर्प्शन. व्हेन द ड्रग इज गिवन बाय ओरल रूट, जब हम ड्रग को ओरली रूट के थ्रू दे रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं. इट मेनली अब्जॉर्ब थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, स्टमक एंड इंटेस्टाइन. ये म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू अब्जॉर्ब होगी स्टमक, इंटेस्टाइन और माउथ की. इट डिपेंड्स ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग. और ड्रग पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करती है, सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जॉर्प्शन पे भी डिपेंड करती है. इट डिपेंड ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग पे भी डिपेंड करती है. उसके बाद है हमारा इंट्रामस्कुलर एंड इंट्राडर्मल सबकुटेनियस ऑब्जॉर्प्शन. द मसल्स हैव अ गुड फ्लो, सो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग बाय आईएम इंजेक्शन इज हाई देन सबकुटेनियस एंड इंट्राडर्मल. मतलब मसल्स के अंदर ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन फ्लो अच्छा होता है, इसलिए वो हाई ऑब्जॉर्प्शन होता है सबकुटेनियस और इंट्राडर्मल के कंपेयर में. उसके बाद से हमारा इंट्रावेनस ऑब्जॉर्प्शन. इफ ड्रग इज गिवन इंट्रावेनसली देयर इज नो डाउट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन. अगर हम आईवी के थ्रू कोई भी ड्रग या मेडिकेशन दे रहे हैं तो उसके ऑब्जॉर्प्शन में कोई भी डाउट नहीं रहता है. नेक्स्ट है हमारा इनहेलेशन ऑब्जॉर्प्शन. इनहेलेशन ड्रग्स इज ऑब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक. मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू इनहेलेन करते हैं, वो होता है हमारा इनहेलेशन ऑब्जॉर्प्शन. टॉपिकल ऑब्जॉर्प्शन ये होता है कि हम किसी स्किन के ऊपर, सरफेस के ऊपर अप्लाई करके ड्रग को ऑब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में. नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग ऑब्जॉर्प्शन. कौन से फैक्टर जो हमारे ड्रग ऑब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं. पहले हमारा फिजिकल स्टेट, फॉर्म ऑफ ड्रग, आइदर इट इज लिक्विड, सॉलिड और गैस. particle size of drug also affect the absorption. Solubility, easily soluble drugs is quickly absorbed. Area of absorption surface ये भी इफेक्ट करता है. लार्ज एरिया ऑफ ऑब्जॉर्प्शन सरफेस, क्विकली ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग का क्विकली ऑब्जॉर्प्शन हो जाएगा. फिफ्थ हमारा सर्कुलेशन ऑफ साइट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन. इंक्रीज ब्लड फ्लो एरिया ऑफ ऑब्जॉर्प्शन में इंक्रीज द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग. जितना ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन का ब्लड फ्लो एरिया ज़्यादा है उतना ज़्यादा हमारा ऑब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का. रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हम कैसे ले रहे हैं. अगर आईवी के थ्रू ले रहे हैं तो हमारा ऑब्जॉर्प्शन भाई 100% होगा, वो तो आईवी के थ्रू
ब्लड वेसल्स में वैसे ही चला जा रहा है। सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ दवाएं एसिडिक होती हैं और एसिडिक होती हैं नेचर में, उनको मीडियम भी अगर एसिडिक मिल जाए तो वो जो होती हैं नॉन आयोनाइज्ड बन जाती है। नॉन आयोनाइज्ड होगी तो यानी कि वो टूटेंगी नहीं। नॉन आयोनाइज्ड हो जाती हैं, वो लिपिड सॉल्यूबल बन जाती हैं। लिपिड सॉल्यूबल, तो अब लिपिड सॉल्यूबल ये चीज़ याद करने की है कि लिपिड सॉल्यूबल जो होती है ये मेम्ब्रेन को, जो भी हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसको ईजिली क्रॉस कर लेती हैं। जो भी ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन है तो उसे ईजिली क्रॉस कर जाएंगी। लेकिन कुछ दवाएं ऐसे होती हैं जो क्या कहते हैं, जैसे कि वो एसिडिक होंगी तो उन्हें अगर नेचर बेसिक मिल जाएगा तो वो आयोनाइज्ड हो जाती हैं, टूट जाती हैं और वाटर सॉल्यूबल बन जाती हैं। तो वाटर सॉल्यूबल बन जाती हैं तो उसके बाद से वो इजीली जो सेल मेम्ब्रेन को वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, क्रॉस ही नहीं कर पाती हैं। तो अगर एसिड है और बेसिक में कन्वर्ट हो जा रही है, उनको बेसिक मीडियम मिल जा रहा है तो वो आयोनाइज्ड हो जाएंगी। और अगर क्या कहते हैं कि एसिडिक है, एसिडिक मीडियम मिल जा रहा है तो नॉन आयोनाइज्ड लिपिड सॉल्यूबल बन जाएंगी और वो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर देंगी। वैसे अगर बेसिक है, बेसिक नेचर भी हो और बेसिक मीडियम भी मिल जा रहा है तो वो भी नॉन आयोनाइज्ड हो जाएंगी और लिपिड सॉल्यूबल बन जाएंगी। अगर या तो बेसिक नेचर की है और उसे अगर एसिडिक मीडियम मिल जा रहा है तो वो आयोनाइज्ड हो जाएगी, टूट जाएगी और वाटर सॉल्यूबल बन जाएगी। और उसके बाद क्या कहते हैं, उसका ऑब्जॉर्प्शन स्लो होगा। जैसे कि हम लोग वाटर साथ सोडियम ले रहे हैं, हम लोग NaCl ले रहे हैं, ठीक। तो अब वो यहाँ से गई, अब वो आयोनाइज्ड हो जाएगी, टूट जाएगी, सोडियम प्लस कैल्शियम में वो बदल जाती है तो आयोनाइज्ड हो जाएगी। तो अब ये इजीली अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी मेम्ब्रेन्स के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डोज कैलकुलेशन और डिटरमाइन में हेल्प करता है। इट इज़ अ अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रिचेस इन द ब्लड स्ट्रीम इन एक्टिव फॉर्म। ये अमाउंट ऑफ ड्रग होता है, जितना अमाउंट में ड्रग जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंटर करता है उसे हम लोग बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं। मतलब बायोअवेलेबिलिटी ये होती है कि जैसे ये हमारा एक स्टमक है, जैसे ये हमारा मान लीजिए स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन ये है। यहाँ स्टमक में कोई मेडिसिन आई, यहाँ से उसका 80% डाइजेशन हुआ और अब यहाँ इंटेस्टाइन थी हमारे, इंटेस्टाइन से उसका अब्जॉर्प्शन हुआ। फिर उसके बाद ये यहाँ से जो है, जो भी हम ओरली लेते हैं वो यहाँ से मेटाबोलाइज्ड होके इंटेस्टाइन से इसके पास जाती है, लीवर के पास। मान लीजिए यहाँ पे हमारा लीवर है, यहाँ से दवा गई यहाँ पे आई तो यहाँ अब्जॉर्प्शन 100 mg का लिए हम लोग, 100 mg का लिए हम लोग 80% यहाँ से अब्जॉर्प्शन और 20% ऐसे ही कट के। अब यहाँ पे मान लो 20% जो है लीवर ने काट लिया। अब 20% जो लीवर मेटाबोलिज्म में जो इसके एंजाइम्स होते हैं वही क्या कहते हैं ड्रग को ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से जो है अब 60% पहुँचा। ब्लड वेसल्स जो हैं इनके अंदर जो ड्रग है वो 60% पहुँचा। तो ये जो 60% पहुँचा है ब्लड के अंदर, इसे ही हम लोग बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं। जैसे 100 mg की दवाई स्टमक के अंदर, लेकिन यहाँ से अब्जॉर्ब हुई इंटेस्टाइन के थ्रू 80% अब्जॉर्ब हुई, तो यहाँ से फिर वो लीवर के पास गई। तो लीवर जो है मतलब यहाँ से गई, पोर्टल ट्रेट जो होते हैं उनके थ्रू गई लीवर के अंदर। तो लीवर के अंदर 20% यहाँ का, 20% यहाँ भी इसका खर्च हो गया, यूज हो गया। अब वहाँ से जो है 60% ही बस ब्लड वेसल्स के अंदर गई। तो ये जो 60% गया उसी को बोलते हैं हम लोग बायोअवेलेबिलिटी, कि जितना अमाउंट में ब्लड स्ट्रीम के अंदर दवा जाती है उसे ही हम लोग बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं। तो अगर आईवी के थ्रू जाएगी तो बायोअवेलेबिलिटी तो 100% होगी, क्योंकि आईवी के थ्रू तो डायरेक्ट वेन ब्लड वेसल्स में चली जा रही है, कहीं कुछ भी उसको मतलब यूज एनर्जी नहीं करना पड़े, कहीं भी ख़त्म नहीं हो पा रही है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि आईवी के थ्रू कोई भी हम ड्रग दे रहे हैं, कुछ भी लिख के दे दे, बहुत हार्ड की ऐसा लेके बहुत ज़्यादा उलझा दिया इसने, लेकिन उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% ही रहेगी आईवी के थ्रू। अब देख लेते हैं amount of drug that is absorbed after administration available for biological actions। मतलब ये भी हो सकता है कि जितना अमाउंट में हम ड्रग उसको दे रहे हैं वो अब्जॉर्प्शन के बाद जितना बायोलॉजिकल एक्शंस के लिए अवेलेबल रह रहा है उसे बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। बायोअवेलेबिलिटी इज 100% आफ्टर आईवी इंजेक्शन एंड लेस आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में तो कम ही होगा ना, स्टमक से जा रहा था
इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होकर लीवर में जा रहा था, फिर वहाँ पे भी कुछ कर जाया था, फिर लीवर से जा रहा था ब्लड वेसल्स के अंदर। तो जितना अमाउंट में ब्लड में पहुँच रहा है उसी को बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ड्रग पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स टू रीचेस इट्स ऑफ एक्शन आफ्टर अब्जॉर्प्शन। डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि मेज़र करना कि कितना अमाउंट में जो ड्रग है टिश्यूज़ के अंदर जा पा रहा है, उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे कि अब वेंस में जो है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें अब आ चुका है जितना भी हमारा आया है ड्रग, अब वहाँ से जो है वहाँ से कितना, वहाँ से अब डिस्ट्रीब्यूट होगा डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर। तो डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर कितना जा रहा है उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। व्हेन ड्रग रिचेस इन ब्लड द ड्रग ट्रैवल टू डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जाता है, उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, जैसे बायोअवेलेबिलिटी के लिए भी फैक्टर अफेक्ट करता है। तो फैक्टर अफेक्ट ये करता है कि कितना अमाउंट में अब्जॉर्प्शन हो चुका है ये। अब बायोअवेलेबिलिटी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो हम लोग कैसे पता चेक करेंगे कि किस ड्रग की कितनी बायोअवेलेबिलिटी है। तो जैसे सारे ड्रग्स की मतलब अगर डिफरेंट ब्रांड के तब भी उनका सेम होता है, लेकिन एक होता है हमारा बायो इक्विवेलेंस। तो बायो इक्विवेलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बायो इक्विवेलेंस जो बायोअवेलेबिलिटी है, जैसे कि जो मेजर बायोअवेलेबिलिटी होती है उसी को मेजर किया जाता है। अब मान लो जैसे कि किसी को हम पैरासीटामोल दे रहे हैं तो उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो 200 mg है। तो दूसरे ब्रांड की अगर पैरासीटामोल है तो जेनरिक नेम है, लेकिन जो दूसरे ब्रांड की भी पैरासीटामोल है उसका भी मतलब अगर 280 है तो चल जाएगा, मतलब 180 है तो चल जाएगा 180 mg, या 220 mg ज़्यादा है तभी मतलब 10-20 का वो चलता है, 10-20 का अंतर चलता है। लेकिन जो एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं, तो एपिलेप्सी के पेशेंट में हम लोग फिनाइटोइन देते हैं। तो फिनाइटोइन की जो बायोअवेलेबिलिटी होती है उसका दावा मतलब कोई भी कंपनी नहीं करती है। कोई भी कंपनी कोई भी दवा बनाती है तो उसको उसकी बायोअवेलेबिलिटी चेक करानी पड़ती है, उसके हिसाब से अपनी मार्केट में दवा ला पाती है। लेकिन जो एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं उनमें फिनाइटोइन दी जाती है, तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी का कोई भी कंपनी दावा नहीं करती है। इसलिए हमें फिनाइटोइन, अगर हम कोई एपिलेप्सी का पेशेंट होता है उसका अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो जब वो दवा रोकता है या चेंज करता है तो उसे हमेशा हम लोग मना क्यों करते हैं कि आप दूसरे जगह से दवा ना लीजिएगा, दूसरे ब्रांड की दवा ना लीजिएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर वो दूसरे ब्रांड से दवा ले रहे हैं तो उनमें जो होता है अगर थोड़ा भी अंतर आ जाता है बायोअवेलेबिलिटी का, बायो इक्विवेलेंस का, तो क्या कहते हैं कि जो भी मतलब दो दवाओं के बीच का जो बराबरी होती है उसे बायो इक्विवेलेंस बोलते हैं। अगर इतना है 200 mg 180 mg का अंदर तभी बायो इक्विवेलेंस है, चल जाएगा कि बायो इक्विवेलेंस है 10-20 का अंदर है। लेकिन एपिलेप्सी के पेशेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से क्वेश्चन आता है। एपिलेप्सी के पेशेंट में फिनाइटोइन का अगर हम ब्रांड चेंज कर रहे हैं तो हमें डोज एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। इसलिए हम लोग उन पेशेंट को मना करते हैं जो एपिलेप्सी के होते हैं, जिन्हें झटके वगैरह सीजर्स वगैरह आते रहते हैं। तो इसलिए मना करते हैं हम लोग, क्योंकि उनको अगर वो लोग चेंज करेंगे, थोड़ा भी बायो इक्विवेलेंस का अंतर हो गया तो उनको फिर से 1-2 दिन बाद सीजर्स वगैरह झटके देखने को साइन सिम्टम्स मिल सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। पहले हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग की सॉल्युबिलिटी भी इफेक्ट करती है। जैसे कि मैंने बताया कि लिपिड सॉल्युबल है तो ड्रग वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब वाटर सॉल्युबल उसका तो मेम्ब्रेन क्रॉस ही नहीं कर पा रही है, तो कहाँ से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आईवी के थ्रू ले रहे हैं तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन तो 100% बायोअवेलेबिलिटी है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। आईएम के थ्रू ले रहे हैं तब भी होगा, ओरल के थ्रू ले तो भाई थोड़ा कम ही होगा। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही जो क्वेश्चन आते हैं। हाई प्रोटीन बाइंडिंग, अगर हाई प्रोटीन बाइंडिंग है तो लेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों? आइए हम लोग देखते हैं अच्छे से। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के अंदर देख लेंगे। कुछ दवाएं हमारी एसिडिक नेचर की होती हैं, कुछ बेसिक नेचर की होती हैं, मैंने पहले ही बता चुका है। पहला होती है हमारी एसिडिक नेचर में वारफेरिन, एस्पिरिन, बारबिटूरेट्स, मेथोट्रेक्सेट, ये सब दवाएं आती हैं, सल्फोनामाइड्स, ये सब दवाएं होती हैं। और बेसिक नेचर में एट्रोपिन, मॉर्फिन, ये सब दवाएं आती हैं। तो जैसे कि जो एसिडिक दवाई होती हैं वो एल्बुमिन से बाइंड करती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग करती हैं। लेकिन जो बेसिक नेचर की दवाएं होती हैं वो अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे कि मान लीजिए ये ब्लड में आ गई दवाएं, अब ठीक, एक दवा मान लीजिए 2 दवाएं हम साथ में अगर दे देंगे एसिडिक नेचर की, तो जैसे अब दवा आ गई है, हमने कोई भी एक एसिडिक दवा दी, जैसे हम लोग कुछ भी जैसे वारफेरिन दे देंगे तो इसकी
प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है, ये हर जगह में बताया जाता है। तो अगर हम इसको दे रहे हैं, ठीक, तो ये 99% बाइंड हो गई, ठीक, या मतलब 95% बाइंड हो गई, 95% बाइंड हो गई। तो अब जो इसके 5, मान लीजिए 5% यहाँ 95% बाइंड हो गई और 5% रह गई। 5% इसकी दवाएं, मान लीजिए ये 5 दवाएं, इसकी 5 मॉलिक्यूल्स बाहर रह गए, ठीक। अब उसके बाद एक और एसिडिक हम दवा साथ में दे रहे हैं, मान लीजिए एक्सपायरिन दे रहे हैं, एस्पायरिन, सॉरी। तो एस्पायरिन ये भी कंपटीशन करेगी, कहेगी मुझे भी यहाँ जुड़ना है, मुझे भी एल्बुमिन पे जुड़ना है। तो अब ये आएगी, तो इसकी कैपेसिटी मान लीजिए 80 से 90% है, ठीक, 80 से 90% है। तो अब ये पहले से बाइंड है भाई, तो इतना नहीं इसके साथ बाइंड हो पाएगी। मान लीजिए कि इसने वारफेरिन हम लोग यूज़ किए थे, तो ये 95% बाइंड हो गई थी, तो 5% बाहर रह गई थी। तो इसने क्या किया कि इसके 5 मॉलिक्यूल्स और हटा दिए, तो 5 मॉलिक्यूल्स और हटा दिए इसके यहाँ से, और 5% अपने बाइंड हो गए, ठीक। तो यहाँ पे इसके 5% आ गए, तो अब 5% फिर यहाँ पे इसके माइनस हो गए। तो अब यहाँ पे मान लीजिए 5 मॉलिक्यूल्स आ गए, 5 मॉलिक्यूल्स आ गए, तो अब दोनों मिलके 10 मॉलिक्यूल हो गए, ठीक। तो अब ये 10 मॉलिक्यूल हो गए, तो अब ये 10% दवा ब्लड में आ गई। तो यानी कि अब इसका 10% में ही मेटाबॉलिज्म होगा, अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब यहाँ 10% डायरेक्ट डोज डबल हो गया ना। इसी के लिए प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज़रूरी होती है कि एसिडिक कोई दवा हम दे रहे हैं तो साथ में मतलब एक और एसिडिक देंगे तो ये चीज़ हो सकती है, डोज डबल हो जाती है, इसलिए हमें डोज एडजस्ट करना पड़ता है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अब एकुमुलेशन होने लगेगा, डोज डबल हो गई है, एकुमुलेशन होने लगेगा, अब टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है। एकुमुलेशन हो गया, टॉक्सिसिटी हो गई, डोज डबल हो गया, टॉक्सिसिटी हो गई। अब इसके बाद इसका अब क्या कर सकते हैं हम लोग। अब इसमें यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इसको डायलिसिस कर सकते हैं कि नहीं। तो डायलिसिस किस में कर सकते हैं भाई, डायलिसिस का मतलब ये थोड़ा है कि यहाँ से लीवर सिरोसिस हुआ है तो डायलिसिस कर देंगे। डायलिसिस अब एल्बुमिन का डायलिसिस नहीं होता है, एल्बुमिन का डायलिसिस नहीं कर सकती, ये मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कहीं पे कि एल्बुमिन का डायलिसिस नहीं हो पाता है। इसलिए हमें जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन में हाई दवा दे रहे हैं उनको, जिनकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उनको एडजस्ट करके हमें देना पड़ता है। और सेकेंड इसमें देख लेंगे तो फिल्ट्रेशन भी कम होगा, क्योंकि किडनी जो है वो एल्बुमिन का फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है। मतलब ब्लड का फिल्ट्रेशन तो करती है, लेकिन एल्बुमिन से जो ज़्यादा चिपके हुए हैं उनको कैसे निकालेगी। जिनकी प्लाज्मा प्रोटीन कैपेसिटी ज़्यादा है उसका फिल्ट्रेशन भी होगा, इसका प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, उनका फिल्ट्रेशन भी कम होगा, फिल्ट्रेशन भी इनका कम होगा। अगर पूछा जाए कि फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा या कम, जो हाई प्लाज्मा प्रोटीन कैपेसिटी है तो कम ही होगा ना प्लाज्मा प्रोटीन। इसलिए अगर हाई प्रोटीन बाइंडिंग है तो लेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ज़्यादा चिपकी रहेंगे तो कहाँ से बढ़ पाएंगी। आगे हम लोग देखते हैं, इफ़ मोस्ट ऑफ द ड्रग इज़ बाउंड टू प्रोटीन लेस फ्री ड्रग अवेलेबल, कम फ्री ड्रग अवेलेबल होगी और ड्रग रिचेस इन द टिश्यू कम पहुँचेगा, ड्रग स्टे मोर इन द ब्लड स्ट्रीम, ज़्यादा देर तक ब्लड स्ट्रीम में रहेगा। इसका फ़ायदा ये भी होता है कि ज़्यादा देर तक असर करेगा, जितना ज़्यादा देर तक रहेगा उतना ज़्यादा देर तक असर करेगा। धीरे धीरे भाई अब वो प्लाज्मा प्रोटीन से हटेगा, धीरे धीरे असर करेगा। लो प्रोटीन बाइंडिंग, अब मोर डिस्ट्रीब्यूशन, लो प्रोटीन अगर बाइंडिंग है तो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका। इफ़ स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग इज़ बाइंड, मोर फ्री ड्रग अवेलेबल, और ज़्यादा टिश्यूज़ के अंदर इंटर करेंगी, स्टोरेज स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर इफेक्ट दिखाएंगे। लो ब्लड फ्लो रीजन ऑफ डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़, ये भी इफेक्ट करता है। एनी बैरियर्स लाइक ब्लड ब्रेन बैरियर, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन के अंदर। और तो हम लोग देख लेते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में। तो ब्लड ब्रेन बैरियर हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जहाँ पे ये एब्सेंट होता है उसे हम लोग सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन। वेंट्रिकुलर ऑर्गन, इसमें जहाँ पे एब्सेंट होता है, वैसे तो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एब्सेंट होता है। कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन जो होता है वहाँ पे एब्सेंट होता है। कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन वो होता है जो वोमिटिंग और नॉसियस इफेक्ट को कॉज करता है। कीमोरिसेप्टर ये होता है जो वोमिटिंग और नॉसियस इफेक्ट को कॉज करता है। इसके लिए हम लोग हेलोपेरिडोल देते हैं, जो कि एक एंटीमेटिक ड्रग है जो कि वोमिटिंग और नॉसियस इफेक्ट को कम करती है।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच अ ड्रग इज कन्वर्टेड इनटू आयोनाइज्ड और वाटर सॉल्युबल फॉर्म। मैंने बताया कि ड्रग जो होती हैं लिपिड सॉल्युबल बन जाएंगी या तो वाटर सॉल्युबल बन जाएंगी। तो जो आयोनाइज्ड हो जाएंगी वाटर सॉल्युबल बन जाएंगी, जो टूट जाएंगी। और जो केमिकल कन्वर्जन ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी, केमिकल कन्वर्जन ऑफ ड्रग बॉडी के अंदर, उसे हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर एक इनएक्टिव है तो वो एक्टिव कंपाउंड में चेंज हो जाएगी, लिपिड सॉल्युबल है और या तो वाटर सॉल्युबल हो जाएगी। ऐसे होता है। जैसे लियोडोपा जो होता है वो इनएक्टिव होता है लेकिन अंदर जाके डोपामीन बन जाता है, एक्टिव हो जाता है। प्रोड्रग्स होता है ये लियोडोपा और डोपामीन, जो बाहर इनएक्टिव होती हैं अंदर जाके एक्टिव फॉर्म में हो जाती हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर लेती हैं। इसे हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन वो होता है कि जैसे कोई दवा बाहर इनएक्टिव है अंदर जाके एक्टिव फॉर्म में हो गई, अगर कोई एक्टिव फॉर्म में है तो वो अंदर जाके इनएक्टिव फॉर्म में हो गई, इसे ही हम लोग बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हमारी 2 फेज आती हैं, 2 फेज में रिएक्शन कंप्लीट होता है। पहला होता है हमारा फर्स्ट फेज रिएक्शन। तो फेज 1 रिएक्शन जो होता है फंक्शनलाइज्ड रिएक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस रिएक्शन एक्सपोजिंग द ड्रग मॉलिक्यूल्स बाय एडिंग अ न्यू फंक्शनल ग्रुप और एक्सपोजिंग ऑन एग्जिस्टिंग वन, मतलब ये एक्सपोज करता है ड्रग के फंक्शनल ग्रुप को। इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस प्रिपेयर द ड्रग फॉर फर्दर रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, मतलब ड्रग को प्रिपेयर करना फर्दर रिएक्शंस के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। अकर्स इन लीवर, मेनली ये लीवर में होता है, लीवर सेल्स के अंदर। माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम एक होता है उसके अंदर। अभी हम लोग आगे देखते हैं। साइटोक्रोम, साइटोक्रोम ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फेज 1 रिएक्शन जो है साइटोक्रोम एंजाइम की वजह से होता है। P450, P का मतलब पिगमेंट होता है और 450 का मतलब होता है कि ये इसकी वार ऑफ लेंथ होती है। द एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट फेज 1 रिएक्शंस, ये एंजाइम मोस्टली फेज 1 रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके टाइप्स देख लेते हैं हम। पहले होता है ऑक्सीडेशन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और सारी भी होती हैं, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस। तो ऑक्सीडेशन में होता है मोस्ट कॉमन फेज रिएक्शन है, डन मेनली बाय क्रोमोसोम्स P450 के द्वारा होता है। ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, एक ऑक्सीजन कंपाउंड, और हाइड्रोजन रिमूव्ड होता है। इसके एग्जांपल्स है डाइजापाम, पैरासीटामोल और प्रोपैनोलोल। इन ड्रग का मेनली फेज 1 रिएक्शन में मेटाबॉलिज्म होता है। सेकेंड है हमारी फेज 2 रिएक्शन, जिसे हम कंजुगेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। मेक द ड्रग वाटर सॉल्युबल, इनएक्टिव एंड रेडी फॉर एलिमिनेशन। ये जो है ड्रग को वाटर सॉल्युबल बना देती है, इनएक्टिव कर देती है और एलिमिनेशन के लिए रेडी कर देती है। ग्लूकोरोनिक कंजुगेशन रिएक्शन इसमें होता है मेनली। ड्रग एडेड विथ ग्लूकोरोनिक एसिड एंड मेकिंग इट वाटर सॉल्युबल। ड्रग जो होता है हमारा ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ मिलता है और वाटर सॉल्युबल बन जाता है। इसमें एंजाइम्स, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं कुछ इन दोनों फेज के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमारा माइक्रोसोमल, दूसरा हमारा नॉन माइक्रोसोमल। माइक्रोसोमल प्रेजेंट एंड फाउंड इन SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लीवर सेल्स, आल्सो कॉल्ड हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया पर पाए जाते हैं आउटसाइड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन लीवर सेल्स। फीचर्स और वर्क्स इनके हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। पहला ये तो ये इंड्यूसर होंगे या तो इनहिबिटर होंगे, या तो सेल की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे या तो कम करेंगे। जो माइक्रोसोमल होते हैं वो मोस्टली फेज 1 रिएक्शन को हैंडल करते हैं। जो नॉन माइक्रोसोमल होते हैं वो फेज 2 रिएक्शन को हैंडल करते हैं। इसमें एंजाइम इंड्यूसर और इनहिबिटर भी आते हैं। एंजाइम इंड्यूसर जो एक्टिव करते हैं एंजाइम को, एंजाइम इंड्यूसर जो डिक्रीज करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। फास्टर मेटाबॉलिज्म, ये अगर एंजाइम ज़्यादा एक्टिव है तो वो जल्दी मेटाबॉलिज्म कर देगा। ड्रग इफेक्ट में रिड्यूस, ड्रग का इफेक्ट कम भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। इनहिबिटर्स अगर हम देख लें तो ये धीरे एंजाइम की एक्टिविटी कम कर देंगे। स्लो मेटाबॉलिज्म इनका होगा, रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी भी होगा। कॉमन एंजाइम इंड्यूसर और इनहिबिटर देख लेते हैं हम लोग। कॉमन एंजाइम इंड्यूसर होता है फिनाइटोइन, जो एपिलेप्सी के पेशेंट में दिया जाता है। रिफाम्पिसिन होता है। स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। फिनोबार्बिटल जो होते हैं ये भी एंजाइम इंड्यूसर होते हैं। मोस्टली जो होते हैं ये इनहिबिटर्स हम लोग देखते हैं। इसके बाद एरिथ्रोमाइसिन इनहिबिटर होता है।
सिप्रोफ्लेक्सिन जो होता है एंजाइम इनहिबिटर होता है, वाल्पोरेट्स जो होते हैं, आइसोनाइज्ड जो होते हैं, ग्रेप्स फ्रूट जूस जो होते हैं। अब देख लेते हैं मोस्टली जो एंटी एपिलेप्सिक ड्रग और एंजाइम इंड्यूसर होती हैं वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स एंजाइम इंड्यूसर होती है मोस्टली, लेकिन वेपोरोट इनहिबिटर होता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि वेपोरोट जो है एंजाइम इनहिबिटर है और इंड्यूसर है। मोस्टली जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं वो एंजाइम इनहिबिटर होती हैं, लेकिन रिफाम्पिसिन जो होते हैं एंजाइम इंड्यूसर होता है। ये टीबी में दिया जाता है। रिफाम्पिसिन जो होता है टीबी के पेशेंट में दिया जाता है। इसके एग्जांपल हम लोग कुछ लोग देख लेते हैं। रिफाम्पिसिन के साथ अगर कोई मतलब फीमेल है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स खा रही है, मालाडियन खा रही है, तो वो कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स का फेलियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मतलब एंजाइम को रिफाम्पिसिन जो है एंजाइम इंड्यूसर है, तो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगी। तो जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स खा रही है फीमेल, उसका वो भी मतलब वो तो एंजाइम को कंट्रोल करने के लिए खा रही है ताकि प्रेगनेंसी ना कंसीव कर पाए, लेकिन वो जो रिफाम्पिसिन वो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे रहा है। तो इंक्रीज एक्टिविटी हो जाएगी तो भाई उससे भाई प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। इसीलिए जो रिफाम्पिसिन को हमें ज़्यादा देते हैं, एंजाइम एक्टिविटी COP एक्सक्रीशन बढ़ा देती है। रिफाम्पिसिन एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ा देती है, जिससे COP का इफेक्ट खत्म हो जाता है। सो आइसोनाइज्ड कैन प्रूव्ड, इस प्रकार आइसोनाइज्ड प्रूव होता है। OCP ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स मालाडी होती है, मालाडी N होती है, फिर डाइनर 35 जो एक्ने और PCOS उसमें दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल कि इनहिबिटर क्या क्या कर सकते हैं। इफ़ एंजाइम इनहिबिटर गिव विथ हाई डोज एंजाइम इंड्यूसर एक्युमुलेशन स्टार्ट एंड टॉक्सिसिटी कैंसर। अगर हम एंजाइम इनहिबिटर हाई अमाउंट डोज में दे रहे हैं किसी एंजाइम इंड्यूसर के साथ, तो एंजाइम इंड्यूसर भाई कम है इसका, तो ये ज़्यादा एक्टिव कर एंजाइम को मतलब इनएक्टिवेट कर देगा जो इनहिबिटर है। तो अब जो एंजाइम इंड्यूसर है इन दवाओं का भी एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है और कैंसर हो सकता है पेशेंट को। सो यहाँ पर हमारा मेटाबॉलिज्म खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरेक्शन एंड एक्सक्रीशन। इंटरेक्शन वन ड्रग चेंज अनदर ड्रग ADME, मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स इंटरेक्शन ये होता है कि एक ड्रग जो होती है दूसरे ड्रग के अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को चेंज कर देती है। इंटरेक्शन इज व्हेन वन ड्रग अलर्ट्स द अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म और सिक्रीशन ऑफ अनदर ड्रग बाय चेंजिंग इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मतलब किसी और ड्रग को ये अफेक्ट कर दे रही है। इंटरेक्शन ऑफ ऑब्जॉर्प्शन, इंटरेक्शन एट ऑब्जॉर्प्शन पे इंटरेक्शन कैसे हो सकता है। वन ड्रग अफेक्ट द अनदर ड्रग इज ऑब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्टमक और इंटेस्टाइन। एक ड्रग दूसरे ड्रग को स्टमक और इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होकर कैसे इफेक्ट कर सकती है। जैसे अगर स्टमक से कोई भी दवा अब्जॉर्ब हो रही है तो दूसरी ड्रग उसके अब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर सकती है। जैसे चेंज इन pH, अगर pH में कोई चेंज होता है तब ड्रग बाइंडिंग भी कॉज कर सकता है। चेंजेस इन गट मोबिलिटी, ये भी इसके कॉजेस हो सकते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि एंटासिड्स के साथ हम टेट्रासाइक्लिन दे रहे हैं। टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक होती है जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकती है, लेकिन अगर एंटासिड्स के साथ दे रहे हैं तो रिड्यूस कर देगी एंटीबायोटिक अब्जॉर्प्शन को, ये एंटीबायोटिक अब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। इसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन का इंटरेक्शन हो जाएगा। आयरन के साथ हम सिप्रोफ्लेक्सिन अगर दे रहे हैं तब भी ये इंटरेक्शन कॉज कर सकता है। इंटरेक्शन एट डिस्ट्रीब्यूशन पे इंटरेक्शन कैसे हो सकता है। अकर्स व्हेन ड्रग कंप्लीट फॉर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। कंपीट मतलब एक ड्रग दूसरी ड्रग के साथ कंपीट करती है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के लिए। जैसे वहाँ पे हमने एस्पाइरिन और वारफेरिन पढ़ा था, तो वारफेरिन 99% बाइंड हो जा रही थी और मतलब वहाँ पे 95% बाइंड हो जा रही थी, 5% इसके मॉलिक्यूल्स बाहर रह जा रहे थे। एस्पाइरिन आ रही थी कि मुझे भी जुड़ना है कह के, और इसको यहाँ से भगा दे रही थी, इसके
मॉलिक्यूल्स को, तो कुछ मॉलिक्यूल्स को उसको भगा के फिर जुड़ जा रही थी वो भी अपना, तो यहाँ पे जो वारफेरिन का डोज था वो डबल हो जा रहा था। तो इसकी वजह से भी ये भी एक इंटरेक्शन है ड्रग्स का। तो एस्पायरिन डिस्प्लेस द वारफिन, वारफिन को डिस्प्लेस कर दे रही है, मोर फ्री इन ब्लड, वारफेरिन ब्लड में ज़्यादा फ्री हो जा रहा है और इसको ब्लीडिंग के रिस्क को कॉज कर सकता है। और वहाँ पे कुछ एसिडिक और बेसिक ड्रग के नेचर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। एसिडिक ड्रग होती है एस्पायरिन पेन और फीवर में दिया जाता है। फिनाइटोइन जो होता है एंटी इलेप्टिक ड्रग होती है। उसके बाद सल्फोनामाइड्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं। मेथोट्रेक्सेट जो होती हैं एंटी मेटाबॉलिक ड्रग्स होती हैं। तो इसका यूज हम लोग कैंसर वगैरह में करते हैं। वारफेरिन जो होती है एंटीकोगुलेंट होती है, बाइंड विथ एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन, ये एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं। दूसरे होती है हमारी बेसिक ड्रग्स इन नेचर, बेसिक ड्रग जो नेचर में बेसिक होती हैं, जैसे कि डाइजापाम एंजाइटी में हम लोग देते हैं। उसके बाद एट्रोपिन होती है, एंटीकोलिनर्जिक होती है, ये मॉर्फिन होती है पेन और फीवर में देते हैं हम लोग। और लिडोकैन होता है लोकल एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करते हैं। क्वानिन और प्रोपेरानोल होता है, ये एंटी मटेरियल में क्वानिन यूज़ करते हैं। और प्रोपेरानोल बीटा ब्लॉकर होता है, ये बाइंड करते हैं हमारे अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। नेक्स्ट है हमारा इंटरेक्शन एट मेटाबॉलिज्म अकर्स इन लीवर में ये होता है इंटरेक्शन बाय इंक्रीजिंग द एंजाइम एक्टिविटी ऑफ एनोदर ड्रग, मतलब एनोदर ड्रग की एंजाइम एक्टिविटी ज़्यादा हो जाता है जिसके बाद एनोदर ड्रग इंटरेक्शन हो जाता है और मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है और इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है। जैसे दो दवा साथ में ले रही है, एक दवा एंजाइम एक्टिविटीज़ को ज़्यादा बढ़ा दे रही है तो दूसरी दवा भी साथ में जल्दी मेटाबोलाइज्ड हो जाएगी और उसका इफेक्ट भी कम हो जाएगा। जैसे कि रिफाम्पिसिन के साथ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स दे रहे हैं, तो रिफाम्पिसिन जो है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के जो एंजाइम एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ा देगी तो इनका भी मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। इसलिए अगर कोई ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा है तो हमें मतलब उसको ये समझाना होता है कि आप साथ में कोई रिफाम्पिन जैसे कि टीबी की दवा ले रही हैं तो ये सब पूछ लिया जाता है, उसके बाद ही उसे मतलब दी जाती है दवाएं। इंटरेक्शन एट एक्सक्रीशन पे इंटरेक्शन कैसे होता है? अकर्स एट ड्रग इफेक्ट किडनी एलिमिनेशन ऑफ एनोदर ड्रग, ये किडनी पे होता है कि कोई एक ड्रग दूसरे ड्रग के एलिमिनेशन को इफेक्ट कर देता है, जिसका एग्जांपल है प्रोबेन एसिड और पेंसिलिन। प्रोबेन एसिड जो होता है ब्लॉक कर देता है पेंसिलिन के एक्सक्रीशन को और पेंसिलिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। प्रोबेन एसिड जो होता है ये यूरिक एसिड के सिक्रीशन को बढ़ाता है किडनी के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन जो होता है एलिमिनेशन का एक पार्ट होता है। एक होता है हमारा मेटाबॉलिज्म जो कि रेडी करता है ड्रग्स को एक्सक्रीशन के लिए, और एक्सक्रीशन ये होता है जो एलिमिनेट करता है, मतलब बाहर निकालता है, एक्सक्रीट करता है ड्रग्स को, तो एक्सक्रीशन पढ़ते हैं। प्रोसेस बाय विच द बॉडी रिमूव ड्रग्स और मेटाबोलाइज ड्रग्स मेनली बाय यूरिन, बाइल और अदर रूट्स, मतलब एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ब्लड जो होता है हमारे ड्रग्स, मेटाबोलाइज ड्रग्स और उनके पार्टिकल्स को बॉडी से यूरिन और फीसेस के थ्रू बाहर करता है। लास्ट स्टेप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स का लास्ट स्टेप होता है। इसका पर्पस होता है इंश्योर करना कि ड्रग एक्युमुलेशन बॉडी में ना हो। साइट ऑफ एक्सक्रीशन किडनी से यूरिन के थ्रू होता है, बाइल से फीसेस के थ्रू होता है, लंग्स से गैसेस के नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, वो स्वीट सलाइवा और ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी एक्सक्रीशन होता है ड्रग्स का। किडनी के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। ब्लड फिल्ट्रेशन, किडनी हमारी एक दिन में 180 लीटर पर डे ब्लड फिल्टर करती है। यूरिन आउटपुट पर डे 1 से 2 लीटर पर डे होता है। इट इज़ द मेन रूट ऑफ एलिमिनेशन फॉर मैनी ड्रग्स स्पेशली वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स का एलिमिनेशन मेनली किडनी के थ्रू ही होता है। ये हमारा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसमें ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, फिर पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स हैं और डीसीटी डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स हैं और लूप ऑफ हेनले ये होता है, और कलेक्टिंग ड्रग्स होती हैं। पहले हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देख लेते हैं। ये ग्लोमेरुलर ऑफ किडनी में होता है, ग्लोम्यूल्स ऑफ किडनी में होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 120 से 125 ml पर मिनट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन बाउंड ड्रग्स कैन नॉट बी फिल्टर्स, प्रोटीन बाउंड ड्रग्स यहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से फिल्टर नहीं होती हैं। ओनली फ्री अनबाउंड ड्रग्स इन ब्लड गेट्स फिल्टर इनटू द यूरिन,
मतलब जो फ्री अनबाउंड ड्रग्स होती हैं वो ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से फिल्ट्रेट हो पाती हैं। उसके अलावा रीनल ब्लड फ्लो जो होता है 1200 ml पर मिनट होता है, और रीनल प्लाज्मा फ्लो जो होता है 650 ml पर मिनट होता है। ग्लोमेरुल्स जो होते हैं नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इनसाइड द बॉर्मन कैप्सूल के अंदर एक कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। ये एक पैसिव प्रोसेस होती है, ये इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, हाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मोर ड्रग फिल्टर। अगर लो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट तो रीनल डिसीज या शॉक या डिहाइड्रेशन की वजह से तो ड्रग का एक्यूमुलेशन होगा, टॉक्सिसिटी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग तो हमने पढ़ा है, हाई प्रोटीन बाइंडिंग है तो लेस फिल्ट्रेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे चिपकी रहेंगी तो कहाँ से फिल्ट्रेशन हो पाएगा। अगर लो प्रोटीन बाइंडिंग है तो मोर फिल्ट्रेशन होगा, जैसे कि वारफेरिन का हाई प्रोटीन बाइंडिंग होती है तो लेस फिल्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा रीनल ब्लड फ्लो। रीनल ब्लड फ्लो भी अफेक्ट करता है। टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड दैट रीचेस टू द बोथ किडनी पर मिनट जो है 1200 ml पर मिनट रीनल ब्लड फ्लो हमने पढ़ाई है कि किडनी तक पहुंचता है। मोर ब्लड रिचेस द किडनी ग्लोमेरुल मोर फिल्ट्रेशन। जितना अमाउंट में ब्लड ग्लोमेरुलस तक पहुंचेगा उतना अमाउंट में किडनी ब्लड फिल्टर करेगी। लेस ब्लड लेस फिल्ट्रेशन। इसके फीचर्स ये इंपॉर्टेंट, ये आप मतलब शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। प्रोसेस टाइप पैसिव प्रोसेस होता है। एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। द सेचुरेशन, नो सेचुरेशन होता है। कंपटीशन बिटवीन ड्रग्स, नो कंपटीशन, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होगा। जो भाई ज़्यादा प्रोटीन बाइंड होगी उनका ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा, जो कम होंगी उनका कम होगा। प्रोटीन बाइंडिंग अफेक्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें हमने तो पढ़ा ही है। कुछ ड्रग्स जो मेनली ग्लोमेरुल्स से फिल्टर होती हैं, जैसे जेंटामाइसिन होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, ये एक एंटीबायोटिक होती है जो कि प्लेग वगैरह में दिया जाता है। लिथियम होता है, एक मूड स्टेबलर होता है। डाइजोक्सिन होती हैं, डाइजोक्सिन जो होती हैं हार्ट फेलियर वगैरह में दी जाती हैं। मेटफॉर्मिन होता है, ओरल एंटीबायोटिक होता है, एंटी डायबिटिक होता है, सॉरी ओरल एंटी डायबिटिक होता है। वेनकोमाइसिन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फिर ज़्यादा समझ में आएगा। अ ड्रग इज हाईली लिपिड सोल्यूबल एंड मोस्टली प्रोटीन बाउंड, हाउ विल बी एलिमिनेट बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मतलब एक ड्रग है जो कि जिसका हाई प्रोटीन लिपिड सॉल्युबिलिटी हाई है, ठीक, लिपिड सॉल्युबिलिटी हाई है, मोस्टली प्रोटीन बाउंड है। हाउ इट बी एलिमिनेट बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो कैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से होगी, ठीक। नॉट फिल्टर सिग्निफिकेंटली, रैपिड फिल्ट्रेशन होगा ही नहीं, स्लो फिल्ट्रेशन होगा ही नहीं, इसमें लिपिड सॉल्युबल ड्रग का होता ही नहीं है फिल्ट्रेशन, तो नॉट फिल्टर सिग्निफिकेंटली, यही सही है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद थर्ड होता है हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन अकर्स इन प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन्स पे होता है। ट्यूबुलर सिक्रेशन कैन रिमूव ड्रग दैट आर प्रोटीन बाउंड, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन बाउंड ड्रग को भी रिमूव कर सकती हैं। इनका फीचर्स हम लोग देख लें तो फीचर में ये प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस होता है, एनर्जी रिक्वायर होती है इसमें, कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन रिक्वायर होते हैं इसमें, सैचुरेशन एस होता है, ड्रग कंपटीशन भी होता है इनके बीच। किडनी में दो मेन ट्रांसपोर्टेड सिस्टम होते हैं। पहला होता है हमारा ऑर्गेनिक आयन ट्रांसपोर्टर, सेकेंड होता है हमारा ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्टर्स। तो ये जो ऑर्गेनिक अनायन होते हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं एसिडिक ड्रग को जो कि निगेटिव चार्ज होती हैं, और जो कैटायन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो बेसिक ड्रग को ट्रांसपोर्ट करते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। इम्पॉर्टेंट ड्रग्स ट्रांसपोर्टेड बाय अनायन ऑर्गेनिक अनायन ट्रांसपोर्टर्स, प्रोबेन एसिड होता है, पेंसिलिन होता है, फुरोसामाइड होता है, एस्पाइरिन होता है, और मिथोट्रेक्सेट भी होता है। इम्पॉर्टेंट ड्रग्स जो कैटायन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं, जैसे सिमेटाइडीन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है, एक ये पूछता है और एक ये पूछता है। क्वानिन जो होता है एंटी मलेरियल होता है, ये भी होता है। एट्रोपिन, मॉर्फिन और मेटफॉर्मिन ये जो होते हैं कैटायन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टर कैसे वर्क करते हैं इसको अगर समझना है तो जैसे ब्लड आया, आफ्टर द सर्कुलेशन ड्रग रिचेस द किडनी थ्रू द रीनल ब्लड फ्लो। सर्कुलेशन के बाद रीनल ब्लड फ्लो तक किडनी के पास ब्लड आया, इंटर्स द
पेरीट्यूब्यूल्स कैपिलरीज अराउंड द ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स के अराउंड होते हैं ये पेरीट्यूब्यूल्स कैपिलरीज, वहाँ से जो इंटर करता है, वहाँ से जो इन्हें लाते हैं वो ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर्स और ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो ट्यूब्यूल्स के साइड पर प्रेजेंट होते हैं। वो वहाँ से ब्लड को ट्रांसपोर्ट करके ट्यूबुलर सेल्स में भेजेंगे, ट्यूबुलर सेल्स से ट्रांसपोर्ट होगा, फिर ट्यूबुलर लूमेन के अंदर जाएगा, मतलब सेल्स जो है ल्यूमेन के अंदर भेज देंगे, वहाँ से यूरिन बन के निकल जाएगा। ब्लड आया ट्यूबुलर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के पास आया, वहाँ से जो हमारी एंजाइम अभी हम पढ़ रहे हैं ये ट्यूबुल सेल्स के पास भेज देंगे, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर ल्यूमेन के पास जाएगा, फिर यूरिन बन के निकल जाएगा। ये यहाँ पे कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। सिमेटाइडिन इनहिबिट करता है और डिक्रीज करता है मॉर्फिन के एक्सक्रीशन को। यहाँ हम देख लेते हैं कि कैसे कोई भी ड्रग इनहिबिट करती है रीनल ट्रांसपोर्टर को, कैसे कंपटीशन करती है। ट्रांसपोर्टर्स लाइक अलायन ट्रांसपोर्टर्स और कैटायन ट्रांसपोर्टर्स आर कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स कैन पास एट ए टाइम, मतलब ये जो होता है वो मतलब मेटाबॉलिज्म जैसे हो रहा था वैसे ये नहीं है, जैसे कि लीवर के अंदर हो रहा था कि जो भी है आके एल्बुमिन पे बाइंड हो जा रहे थे, फिर सेकेंड आके कंपटीशन, वैसे इनमें कंपटीशन नहीं होता है। इनमें अगर जो लिमिटेड यहाँ पे एल्बुमिन है तो एक ड्रग जो है यहाँ पे बाइंड हो गई, दूसरी ड्रग को बाइंड होने ही नहीं दी, मतलब इनकी जिनके पास कैपेसिटी वो बाइंड हो गई, एक्सक्रीट आउट हो गई, जो नहीं हो पाए वो एक्यूमुलेशन उनका होने लगा। मतलब एक टाइम पे एक ही ड्रग जो होती है मतलब नंबर ऑफ ड्रग एक्सक्रीट हो सकती है, ऐसे होता है इसमें। when two drug use the same transporters, मतलब जब दो ड्रग सेम ट्रांसपोर्टर को यूज करेंगे, दे ट्राई टू यूज द सेम ट्रांसपोर्टर्स अनायन और कैटायन, जैसे कि वन ड्रग ऑक्युपाइज और ब्लॉक द ट्रांसपोर्टर्स, मतलब एक ड्रग जो है जैसे इन सब पे बाइंड हो जाएगी और ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देगी, दूसरी वाली बाइंड ही नहीं हो पाएगी, तो अदर ड्रग कैन नॉट बी सिक्रीटेड, दूसरी ड्रग यहाँ पे सिक्रीट नहीं हो पाएगी। द ड्रग स्टे इन ब्लड लॉन्गर, ड्रग जो है ब्लड में काफ़ी लंबे समय तक रहेगी, अब यहाँ से टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है, कैंसर फॉर्म कर सकती है। इसके एग्जांपल्स हैं प्रोबेन एसिड प्लस पेंसिलिन, बोथ जो होती हैं वो अनायन ट्रांसपोर्टर ऑर्गेनिक अनायन ट्रांसपोर्टर से ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो जो प्रोबेन एसिड है उसकी स्ट्रॉन्गर एफिनिटी होती है, ब्लॉक कर देती है रिसेप्टार्स को, मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइटली बाइंड होती है, बाइंड मोर टाइटली, इस वजह से पेंसिलिन को बाइंड नहीं होने देती है, उसकी वजह से ये ज़्यादा देर तक ब्लड में रह जाती है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। थर्ड है हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? फिल्टर ड्रग गोज फ्रॉम यूरिन बैक टू द ब्लड, मतलब जो भी ड्रग फिल्टर हो चुका है अब डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स के पास आ चुका है, तो वहाँ से जो अमाउंट में ड्रग मतलब जो अमाउंट ब्लड में जो ब्लड वापस जाता है, जो अमाउंट में ड्रग ब्लड से वापस जाएगा जो यूरिन में चेंज हो चुका है, तो उसे हम लोग ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। अ प्रोसेस बाय विच अ ड्रग that has already been filtered into the kidney tubules goes back into the blood instead of being excreted in urine, मतलब यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होने की बजाय जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा होता है वो वापस मतलब चला जाता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड के अंदर। इसके मेनली दो मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है हमारा पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है हमारा एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो ड्रग मूव्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन यूरिन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन यूरिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, वहाँ से लो कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में चली जाती हैं ड्रग्स मूव करके, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। लिपिड सॉल्यूबल और नॉन आयोनाइज ड्रग आर इजिली रीअब्जॉर्ब, जो कि लिपिड सॉल्यूबल होती हैं इजिली मेम्ब्रेन क्रॉस कर देती हैं, तो शुरू से मैं बता रही हूँ, और नॉन आयोनाइज ड्रग आर इजिली रीअब्जॉर्ब, जो लिपिड सॉल्यूबल होती हैं वो नॉन आयोनाइज्ड होती हैं, वही जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएंगी इजीली। इसके एग्जांपल डाइजापाम और मॉर्फिन है। डिपेंड्स ऑन द यूरिन पीएच और लिपिड सॉल्युबिलिटी पर और यूरिन पीएच पर ये डिपेंड करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है। बॉडी सब्सटेंस मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, इसमें उल्टा होता है, अगेंस्ट द गाइडेंस ऑफ कंसंट्रेशन, अगेंस्ट द गाइडेंस ऑफ कंसंट्रेशन के नियम के विरुद्ध जाकर ये जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो जाती हैं। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कैरियर प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ती है, सेलेक्टिव होता है ये, तो कुछ सेलेक्ट अमाउंट में ही ले जाएगा। सेचुरेशन भी इसमें ज़रूरी होता है, जैसे कि सेचुरेशन इसमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि
भाई इसको वापस लेके जाना है, जो भी बचे कुछ। इसमें मेनली जो है सब्सटेंस का मूव होता है, जैसे कि ग्लूकोज का हो गया, एमिनो एसिड्स का हो गया, विटामिन का हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स का हो गया। सेचुरेशन का मतलब ये होता है जैसे कि सेचुरेशन किसी डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट में सेचुरेशन कम हो जाए, सेचुरेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो क्या कहते हैं कि ज़्यादा अमाउंट में यूरिन के थ्रू स्क्रीट आउट होने लगता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, फैक्टर्स जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। यूरिन का पीएच, यूरिन पीएच चेंज्ड, ड्रग आयोनाइजेशन, ड्रग आयोनाइजेशन को चेंज कर देगा। अब जैसे कि एस्पाइरिन, फिनोबार्बिटन वीक एसिडिक ड्रग होते हैं। इन एल्कलाइन यूरिन में आयोनाइज्ड बन जाते हैं। एल्कलाइन यूरिन उनका पीएच ज़्यादा है 7.35 से, वो एल्कलाइन यूरिन हो जाएगा। तो उसमें जो एसिडिक ड्रग है वो जाएंगी तो वो आयोनाइज हो जाएंगी, टूट जाएंगी, क्योंकि उनको एसिडिक नेचर नहीं मिलेगा। एसिडिक के बाद मिलके ही तो नॉन आयोनाइज्ड बन रही थी, या बेसिक के साथ मिलके नॉन आयोनाइज्ड बन रही थी। अगर एसिडिक है बेसिक मीडियम मिल जाए तो वो आयोनाइज्ड हो जा रही थी, और बेसिक है एसिडिक मीडियम मिल जाए तो वो आयोनाइज्ड टूट जा रही थी। अपोजिट उनको मीडियम मिल रहा था, तो सेम मीडियम में तो वो नॉन आयोनाइज्ड हो जा रही थी, नॉन टूट रही थी। तो इसलिए लेस रीअब्जॉर्प्शन होगा। अगर वो आयोनाइज हो जाएंगी तो लेस रीअब्जॉर्प्शन, कम रीअब्जॉर्ब हो पाएंगी, मोर सिक्रेशन, ज़्यादा सिक्रेट हो पाएगा, क्योंकि आयोनाइज तो वाटर सोल्यूबल बन जाएंगी ना, और जो नॉन आयोनाइज होती हैं वो लिपिड सोल्यूबल बन जाती है, इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेती हैं। नेक्स्ट हमारे लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग भी इफेक्ट करता है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग इजिली क्रॉस द ट्यूब्यूल सेल्स मेम्ब्रेन एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन। वाटर सॉल्युबल ड्रग्स कैन नॉट क्रॉस द इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लेस रीअब्जॉर्प्शन होगा, मोर सिक्रेशन होगा। इसके एग्जाम्पल डायज़ापाम जो लिपिड सॉल्युबल होता है इसका ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ओनली नॉन आयोनाइज्ड और अनचार्ज लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स कैन डिफ्यूज बैक इन द ब्लड, मतलब जो अनचार्ज और लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है वही सिर्फ वापस ब्लड में जा पाते हैं। यूरिन का फ्लो रेट कितना है, यूरिन फ्लो रेट, ड्रग स्टे लेस टाइम इन द ट्यूब्यूल्स, अगर ज़्यादा है तो लेस रीअब्जॉर्प्शन होगा, मोर एक्सक्रीशन होगा। अगर लो यूरिन फ्लो है तो ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा, ज़्यादा टाइम तक ड्रग रहेगी तो ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगी। यहाँ पे हमारा जो है फार्माकोकाइनेटिक्स भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट है हमारा रिव्यू, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइजेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डोज, रूट ETC। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन फार्माकोपिया, लीगल इश्यूज, ड्रग लॉज एंड शेड्यूल ड्रग्स। रिव्यू, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? अ सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो बाय नर्सेज टू इंश्योर द करेक्ट मेडिसिन्स इज गिवन सेफली टू द करेक्ट पेशेंट। मतलब एक गाइडलाइंस होती है जिसका फॉलो हम करते हैं सेफ मेडिकेशन प्रोवाइड करने में। ये तो अपने राइट टू पेशेंट, सही पेशेंट को देना है, राइट ड्रग, सही ड्रग देना है, कोई भी मतलब सही से हमें चेक करके ड्रग देना है। राइट डोज, मतलब क्वांटिटी डोज की ड्रग की होनी चाहिए, वो करेक्ट होनी चाहिए। राइट रूट, IM/IV जिसके थ्रू देना है वो राइट होना चाहिए। राइट टाइम, सही टाइम से हमें देना है। राइट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब सही पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन करना है, कितना दिया, कब दिया, किस पेशेंट को दिया। राइट रीजन देना कि इस वजह से हम ये पेशेंट को प्रोवाइड करें। राइट रिस्पॉन्स, मतलब पेशेंट को सही रिस्पॉन्स आए, कोई मतलब एडवर्स इफेक्ट ना आए। राइट एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेट करना है हमें कि हाँ आपको ये हम लोग दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। राइट टू रिफ्यूज़, पेशेंट के पास राइट है कि वो रिफ्यूज़ कर सकता है। थोड़ा हम लोग कुछ एक्सक्रीशन में कुछ डिसीजेस भी कॉज होते हैं, उनको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। एक होती है हमारी नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज अ किडनी डैमेज कॉज बाय ड्रग और केमिकल्स। किडनी का डैमेज होता है जो ड्रग और केमिकल्स के द्वारा होता है। अफेक्ट द किडनी एबिलिटी टू फिल्टर वेस्ट फ्रॉम ब्लड, मतलब ये किडनी की एबिलिटी को इफेक्ट करता है जिससे कि वो ब्लड से वेस्ट को फिल्टर नहीं कर पाती है। कॉमन कॉजिंग ड्रग्स जो होते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जैसे कि जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, वैंकोमाइसिन, एम्फोटेरिसिन B। उसके बाद नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, सिस्पैटिन, ये इंपॉर्टेंट है, सिस्पैटिन हमेशा पूछता है। मैकेनिज्म कैसे ये मतलब नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करी है, जैसे कि एमिनोग्लाइकोसाइड्स या कोई भी जो ड्रग कॉज करी उनको हम ले रहे हैं तो इनका एक्यूमुलेट इन PCT सेल्स, ये प्रॉक्सिमल कन्वर्टर सेल्स में एक्यूमुलेट होने लग रही हैं, डैमेज करिए ट्यूब्यूल सेल्स को। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जिसकी वजह से हो जाएगा किडनी कैन नॉट फिल्टर द
प्रॉपरली किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगी वेस्ट प्रोडक्ट, इंक्रीज इन वेस्ट प्रोडक्ट जो है ब्लड में ज़्यादा होने लगेंगे। लैब फाइंडिंग और डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस देख लेते हैं हम लोग। इसके लिए नेफ्रोटॉक्सिसिटी के लिए हम लोग सीरम क्रिएटिनिन लेवल चेक कर सकते हैं, ब्लड यूरिया लेवल चेक कर सकते हैं, यूरिन आउटपुट चेक कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। नेफ्रोटॉक्सिसिटी के रिस्क फैक्टर होते हैं, ओल्ड एज की वजह से हो सकता है, डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, प्री एक्जिस्टिंग किडनी डिसीज़ की वजह से भी हो सकता है, हाई डोज लॉन्ग ड्यूरेशन की वजह से भी हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? ऑफ्टन साइलेंट ईयरली, मतलब शुरुआती समय में ये कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेटर बाद में डिक्रीज यूरिनेशन, स्वेलिंग और फटीग इसके सिम्टम्स हैं। प्रिवेंशंस क्या क्या हो सकते हैं? मॉनिटर सीरम क्रिएटिनिन लेवल रेगुलरली, इंश्योर द एडिक्वेट हाइड्रेशन, अवॉइड कंबाइनिंग नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, मतलब एक साथ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग लेने को अवॉइड करेंगे। एक होती है हमारी ओटोटॉक्सिसिटी, ईयर डैमेज। ओटोटॉक्सिसिटी इज अ ईयर डैमेज कॉज बाय ड्रग अफेक्टिंग हियरिंग और बैलेंस, मतलब ये कॉज होता है उन ड्रग्स की वजह से जो हियरिंग बैलेंस को अफेक्ट करती हैं। कॉमन ड्रग्स कॉजिंग होती हैं, वेनकोमाइसिन होता है, सिप्लेटिन और एमिनोग्लाइकोसाइड्स भी होते हैं। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं हम लोग। ड्रग डैमेज करेगी हेयर सेल्स ऑफ इनर सेल्स को, जो कॉकिया और वेस्टिबुलर अपैरेटस होता है, जिसकी वजह से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं रिंगिंग इन ईयर, हियरिंग लॉस और वर्टिगो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइजेशन। एडजस्टिंग ड्रग थेरेपी अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल पेशेंट नीड टू अचीव मैक्सिमम बेनिफिट विथ मिनिमम हार्म, मतलब ड्रग थेरेपी को एडजस्ट करना इंडिविजुअली पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे बेनिफिट दे सके और मिनिमम हार्म पहुंचा सके, उसके हिसाब से हमें ड्रग थेरेपी को एडजस्ट करना। नॉट एवरी पेशेंट गेट द सेम डोज ड्रग एंड सेम वे, मतलब हर किसी पेशेंट को हम सेम वे से सेम ड्रग नहीं दे सकते हैं। नीड ऑफ इट, इसकी ज़रूरत हमें क्यों है? बिकॉज डिफरेंट पेशेंट आर इन डिफरेंट बॉडी वेट, डिसीज कंडीशंस एंड ऑर्गन फंक्शन एंड ड्रग रिस्पॉन्सेज। फैक्टर अफेक्टिंग एज, चिल्ड्रन में स्मॉलर डोज देना है हमें, जो एल्डरली पेशेंट है उनमें रिड्यूस किडनी और लीवर फंक्शन हो जाता है इसकी वजह से। बॉडी वेट एंड बॉडी सरफेस एरिया जो अब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर रही थी उसकी वजह से। किडनी फंक्शंस, लीवर फंक्शन जो है, लीवर डिसीज़ की वजह से मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो गया है, डोज रिटेंशन होने लगेगा इस वजह से। सिवियरिटी ऑफ डिसीज़ को बहुत सारे इन्फेक्शंस हो चुके हैं एंटीबायोटिक डोज की वजह से। टॉलरेंस, रिपीटेडली यूज मैनी नीड हायर ड्रग्स, मतलब ज़्यादा बार बार किसी को हम ड्रग्स ना दें, ये भी हो सकता है। तो ड्रग इंटरेक्शन और जेनेटिक फैक्टर्स भी इसके फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कंडीशन ऑफ पेशेंट, पहला तो कंडीशन ऑफ पेशेंट क्या है? IV रूट प्रीफर इन अनकॉन्शियस एंड वोमिटिंग कंडीशंस। अनकॉन्शियस पेशेंट में IV रूट प्रीफर करते हैं, वोमिटिंग कंडीशन में करते हैं, शॉक की कंडीशन में लार्ज अमाउंट में फ्लूइड प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। सीवियरिटी और अर्जेंसी, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में IV से ज़्यादा फास्टर और हाई अमाउंट में दे सकते हैं फ्लूइड। क्रॉनिक ओरल डिसीज या सर्जरी की वजह से भी ये भी अफेक्ट करता है रूट एडमिनिस्ट्रेशन को। ड्रग साइट ऑफ एक्शन नीडेड, मतलब अस्थमा में इनहेलेशन की ज़रूरत पड़ती है हमें, इनहेलेशन रूट की। स्किन डिसीज में टॉपिकल रूट की। और उसके बाद फोर्थ है हमारा पेशेंट कॉम्प्लिकेशन। चिल्ड्रेन में नॉट स्वॉलो टैबलेट सिरप, इसलिए टैबलेट्स नहीं स्वॉलो कर पाते इसलिए उन्हें सिरप देते हैं। लॉन्ग टर्म थेरेपी, ज़्यादा टाइम पे थेरेपी के लिए ओरल प्रेफरेंस करते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम सिलेबस में अगर देखें तो इंडियन फार्माकोपोइया, लीगल इश्यूज, ड्रग लॉज, शेड्यूल्स एंड ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। तो इंडियन फार्माकोपोइया होता है, इट इज़ अ ऑफिशियल बुक ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। ये एक ऑफिशियल बुक है ड्रग स्टैंडर्ड के लिए इंडिया में, मेड बाय इंडियन फार्माकोपोइयस, मतलब कमीशन के द्वारा बनाया गया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। इट इज सेट द क्वालिटी स्टैंडर्ड दैट मैन्युफैक्चर एंड रेगुलेटर मस्ट फॉलो। ये मतलब एक क्वालिटी स्टैंडर्ड को सेट करता है कि कैसे उसे मैन्युफैक्चर करना है, कैसे रेगुलेटर्स को उसे फॉलो करना है। इट प्रोवाइड नॉलेज हाउ मेडिसिन शुड बी आइडेंटिफाइड, टेस्टेड, मेड, स्टोर, कैसे उसे टेस्ट रहना चाहिए, कैसे उन्हें बनाना है, कैसे स्टोर करना है। दिस स्टैंडर्ड इंश्योर द मेडिसिन आर सेफ, इफेक्टिव एंड गुड क्वालिटी। ये इंश्योर करता है कि मेडिसिन जो होती हैं सेफ हो, इफेक्टिव और गुड क्वालिटी के हों। इफ़ अ ड्रग डज नॉट मीट IP स्टैंडर्ड, इट इज़ कंसिडर्ड नॉट ऑफ
स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड कैन बी सीज्ड और बैन। अगर कोई भी IP स्टैंडर्ड के थ्रू नहीं मिल रही है, नहीं कंसीडर कर पा रही है, तो उसे हम सीज भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट सीज भी कर सकती है और बैन भी कर सकती है। लीगल इश्यूज रिलेटेड टू इंडियन फार्माकोपिया। CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर ड्रग कंट्रोल इन इंडिया। ये मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो ड्रग कंट्रोल करती है इंडिया के अंदर। उसके बाद आता है नेशनल फार्माक्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये प्राइस को रेगुलेट करती है ड्रग के। द लीगल स्टेट ऑफ इंडिया फार्माकोपिया। मेडिसिन मस्ट बी मीट IP स्टैंडर्ड फॉर आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ एंड सेफ्टी। मतलब मेडिसिन को IP स्टैंडर्ड पे मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। Enforcement under Drug and Cosmetic Act. The Drug and Cosmetic Act 1914 and 1955 rules are the same main laws that regulate the manufacture, import and sale, distribution and storage and labeling of medicines. मतलब जो 1940 और 1945 के रूल्स हैं वो रेगुलेट करते हैं कि ड्रग कैसे मैन्युफैक्चर होगी, कैसे इंपोर्ट होगी, कैसे सेल होगी, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, कैसे स्टोरेज होगी, लेबलिंग ऑफ मेडिसिन क्या होगा। मिस ब्रांड एंड एडल्ट्रेटेड ड्रग्स। अ ड्रग दैट डज नॉट लेबल क्लेम रॉन्ग स्ट्रेंथ और इंग्रेडिएंट्स इज बी मिस ब्रांडेड। मतलब कोई ड्रग दावा कर रही है कि उसका प्रोडक्ट, कोई ड्रग जितना दावा करेगी उतना उसका मतलब इंग्रेडिएंट उसके अंदर नहीं है तो वो मिस ब्रांड होता है। हार्मफुल सब्सटेंस इज अलर्टनेट। जो भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स अगर उसमें मिलते हैं, रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो अलर्टेड होते हैं। बोथ आर इलीगल ऑफेंस अंडर द एक्ट। बोथ इलीगल है एक्ट के अंदर। लीगल एक्शन अगेंस्ट द नॉन कंप्लायंस। इनके अंदर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है इनके अगेंस्ट। अथॉरिटीज कैन टेक अगेंस्ट द ड्रग एंड सब्सटेंस और अनसेफ। कॉपीराइट वैलिडेशन इश्यूज भी आते हैं कि मतलब एक किसी के पास कॉपीराइट खरीदना पड़ता है हमें कि हाँ ये मेरा ही कॉपीराइट है, मेरी वीडियो है, चाहे मेरी दवा है, इसका कॉपीराइट कोई और फार्मूला नहीं लेकर मेरे अलावा मुझसे खरीदे बिना नहीं बना सकता। ड्रग लॉ इन इंडिया। ड्रग लॉ आर मेड टू प्रोटेक्ट द पीपुल फ्रॉम अनसेफ और फेक और हार्मफुल मेडिसिन्स एंड टू कंट्रोल हाउ ड्रग्स आर मेड एंड सोल्ड। ड्रग लॉ इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों को अनसेफ और फेक हार्मफुल मेडिसिन से बचाया जा सके और कंट्रोल किया जा सकते ड्रग के सेल्स को और वो कैसे बन रही हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। इट पर्पस टू कंट्रोल द इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। इसका मतलब ये कंट्रोल करती है कि कैसे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कैसे सेल हो रही हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ड्रग और कॉस्मेटिक्स को भी। इंश्योर मेडिसिन आर सेफ एंड इफेक्टिव, कंट्रोल एंड मिस ब्रांडिंग। इंश्योर करता है कि सेफ हो मेडिसिन और उनका इफेक्टिव कंट्रोल, मिस ब्रांडिंग ना हो। नेक्स्ट है हमारा अंडर दिस एक्ट क्या क्या आता है। ड्रग इंस्पेक्टर्स कैन चेक द हॉस्पिटल एंड फार्मासिस्ट एंड कंपनीज। ये हॉस्पिटल्स, फार्मेसिस्ट और कंपनीज को चेक कर सकते हैं। लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू सेल मेडिसिन को बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी होता है। पनिशमेंट फॉर सेलिंग फेक और हार्मफुल ड्रग्स। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। दिस रूल्स एक्सप्लेन हाउ द एक्ट इज फॉलोड। मतलब ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक्ट को फॉलो करना है, ड्रग शेड्यूल्स को कैसे फॉलो करना है, स्टोरेज कंडीशन, लेबलिंग इंस्ट्रक्शन। थर्ड होता है हमारा NDPSC मतलब नेक्रोटिक ड्रग एंड साइक्रोटिक सब्सटेंस एक्ट, साइक्रोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। इट पर्पस टू कंट्रोल द एडिक्टिव एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। जैसे कि कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ पोजेशनेस, मतलब ये कंट्रोल करता है कि इनके प्रोडक्शंस को, पोजिशनस को, सेल को, ट्रांसपोर्ट को। जैसे कि मॉर्फिन होती है, मॉर्फिन, कोडीन जो होती है हाई डोज की, हीरोइन बहुत लोग लेते हैं, ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए पनिशमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, जेल भी हमें हो सकती है। फोर्थ है हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1945। इट पर्पस टू स्टॉप द फेक एडवर्टाइजमेंट ऑफ मेडिसिन। नो वन कैन एडवर्टाइज फॉर परमानेंटली क्योर फॉर डायबिटीज़। कोई भी मतलब अपने एड्स वगैरह जो टीवी फ़ोन वगैरह में आते हैं उन पर ये दावा नहीं कर सकता है कि वो प्योरली पूरी तरीके से डायबिटीज़ को ट्रीट कर देगा। श्योर क्योर फॉर कैंसर, मतलब कैंसर के लिए भी कोई क्योर नहीं श्योरली एडवर्टाइज कर सकता है। इट प्रोटेक्ट्स द पीपल फ्रॉम फ्रॉड से हमें बचाता है। और फार्मेसी एक्ट 1948। इट कंट्रोल द फार्मेसी प्रोफेशन। ये फार्मेसी प्रोफेशन को कंट्रोल करता है। ओनली रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैन डिस्पेंस द मेडिसिन।
केवल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही मेडिसिन को बेच सकते हैं। इस्टेब्लिश फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है। 6 है हमारा ड्रग प्राइस कंट्रोल। तो हम नेशनल फार्माकोस्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है ड्रग के प्राइस को कंट्रोल करती है। 7 है हमारा मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। ये कंट्रोल करता है मेडिसिन और उनके प्रोडक्शन कंटेनिंग को, जो कि एल्कोहल एंड नेक्रोटिक सब्सटेंस के साथ मिलाकर बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल ड्रग इन इंडिया। शेड्यूल क्लासिफाइंग ड्रग बेस्ड ऑन हाउ दे शुड बी सोल्ड, स्टोर और यूज्ड। मतलब शेड्यूल जो होता है ड्रग को क्लासिफाई किया जाता है कि कैसे उन्हें बेचना है, हमें कैसे स्टोर करना है, कैसे उन्हें यूज़ करना है। तो पहला हमारा होता है शेड्यूल H जो होता है प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग। मतलब ये कंट्रोल करता है कि ड्रग कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। जो RX का सिंबल होता है उसके बिना कोई ड्रग नहीं बेची जा सकती है। शेड्यूल H1 जो होता है स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती हैं, स्ट्रिक्ट देन शेड्यूल एस स्ट्रिक्ट होता है। यूज प्रोडक्ट्स दैट नीड एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग। मतलब उन ड्रग्स के लिए जिन्हें एक्स्ट्रा मॉनिटर करने की नीड होती है उनके लिए इसका यूज होता है। फार्मासिस्ट मस्ट बी कीप रिकॉर्ड ऑफ सेल। फार्मासिस्ट को सेल का रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है। प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी प्रिजर्व। रेड बॉक्स वार्निंग ऑन लेबल। रेड बॉक्स की वार्निंग भी होती है उनके लेबल पे। सर्टेन स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स लाइक सिफेलोस्पोरिन्स एंड फ्लोरोक्वानोलोन्स एंटी TB ड्रग्स होती हैं इन सब का। शेड्यूल X जो होता है नेक्रोटिक और साइक्रोट्रॉपिक ड्रग्स के लिए होता है। वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल बिकॉज ऑफ एडिक्शन रिस्क की वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होता है, इस पर स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। सोल्ड ओनली बाय स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसको सोल्ड नहीं किया जा सकता। फार्मासिस्ट मस्ट बी कीप सेपरेट रजिस्टर। इसके लिए सेपरेट रजिस्टर फार्मासिस्ट को रखना पड़ता है। प्रिस्क्रिप्शन कॉपी केप्ट फॉर 2 years। प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी 2 years तक रखनी पड़ती है। इसके एग्जाम्पल्स ड्रग है मॉर्फिन, एम्फेटामिन्स और बार्बिटूरेट्स और मिथाइल फेनिडेट। शेड्यूल 4 चौथा है हमारा शेड्यूल G। ड्रग्स दैट रिक्वायर मेडिकल सुपरविजन मस्ट बी टेकन अंडर द मेडिकल सुपरविजन। इसके एग्जांपल्स हैं हार्मोन, एंटी डायबिटिक और सेडेटिव। मतलब ये हमें इसकी रिक्वायर होती है मेडिकल सुपरविजन के अंदर हम इन ड्रग्स को ले सकते हैं। 5वां हमारा शेड्यूल K मीन्स सम मेडिसिन्स आर अलाउड टू बी यूज्ड और गिवन विथ रिलैक्स रूल्स इन स्पेशल प्लेस लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मतलब कुछ दवाएं जो होती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं लार्ज अमाउंट में। रूल रिलैक्सेशन बिकॉज दिस मेडिसिन्स आर गिवन इन लार्ज पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। रूल रिलैक्सेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में लार्ज अमाउंट में दी जाती हैं। गिवन बाई ट्रेंड स्टेप के द्वारा दी जाती है। नॉट सोल्ड लाइक रेगुलर मेडिसिन इन शॉप। मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा बेची जाती है, रेगुलरली ये मतलब शॉप के द्वारा नहीं बेची जा सकती हैं। इसके एग्जांपल्स ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स सप्लाइड बाय गवर्नमेंट, कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूशन इन हेल्थ सेंटर्स, वैक्सीन जैसे लगते हैं BCG और OPV की वैक्सीन, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन लगती है। आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स एनीमिया प्रोग्राम्स के थ्रू दी जाती हैं। और 6 होता है हमारा शेड्यूल C एंड C1 बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स लाइक वैक्सीन, सीरा एंड इंसुलिन दैट रिक्वायर स्पेशल स्टोरेज एंड स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल P टेल्स द सेल्फ लाइफ एक्सपायरी पीरियड ऑफ मेडिसिन। आफ्टर एक्सपायरी पीरियड ड्रग शुड नॉट बी यूज्ड। मतलब ये हर एक मेडिसिन के ऊपर एक सेल्फ लाइफ की एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद मेडिसिन का हमें यूज नहीं करना है, मेडिसिन या ड्रग्स का यूज नहीं करना है। और शेड्यूल F जो होता है स्टैंडर्ड फॉर ब्लड बैंक एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ये स्टैंडर्ड सेट करता है ब्लड बैंक और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिलेबस में रेशनल यूज ऑफ ड्रग एंड प्रिंसिपल ऑफ थेराप्यूटिक्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद हम वीडियो खत्म कर देंगे। रेशनल यूज ऑफ ड्रग मीन्स गिविंग द राइट मेडिसिन टू द राइट पेशेंट इन द राइट डोज बाय द राइट रूट एट द राइट टाइम फॉर द राइट ड्यूरेशन एट द लोएस्ट कॉस्ट। मतलब सही डोज के साथ सही पेशेंट को देना, राइट रूट से देना, राइट टाइम पे देना, राइट ड्यूरेशन पे देना, मतलब लोएस्ट प्राइस में कितना हम राइट अमाउंट में पेशेंट को ड्रग प्रोवाइड कर पा रहे हैं, बहुत ही कम इफेक्टिव मतलब कॉस्ट के अंदर। इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम लोग। मैक्सिमम थेराप्यूटिक बेनिफिट प्रोवाइड करना है पेशेंट को, मिनिमम साइड इफेक्ट हो पेशेंट को, और प्रिवेंट ड्रग रेसिस्टेंस से भी प्रिवेंट कर सकें,
रिड्यूस ट्रीटमेंट कॉस्ट, मतलब कम ट्रीटमेंट कॉस्ट हो इसका। अवॉइड अननेसेसरी मेडिसिन को अवॉइड करना है हमें। इरिटेशन ड्रग यूज्ड, मतलब अपोजिट, जैसे कि किसी को यूजिंग एंटीबायोटिक फॉर वायरल फीवर है लेकिन हम एंटीबायोटिक उसको दे रहे हैं। गिविंग मैनी टॉनिक विदाउट नीड, किसी नीड के बिना ही बहुत ज़्यादा टॉनिक किसी को हम दे रहे हैं, ये चीज़ें। रॉन्ग डोज और ड्यूरेशन, मतलब रॉन्ग डोज दे रहे हैं, गलत टाइम पे दे रहे हैं, अननेसेसरी इंजेक्शंस लगा रहे हैं। ये चीज़ को कम करने के लिए हम रेशनल यूज ऑफ ड्रग रेशनल यूज ऑफ ड्रग का यूज़ किया जाता है। इसके प्रिंसिपल देख लेते हैं हम लोग। राइट ड्रग डोज, रूट एंड टाइम, ड्यूरेशन और पेशेंट को हमें देना है। मॉनिटरिंग फॉर साइड इफेक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, मॉनिटर करना है हमें साइड इफेक्ट के लिए और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट हमें पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। लास्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ थेराप्यूटिक, हमारा लास्ट टॉपिक यही रहेगा। आर द गाइडलाइंस फॉलो टू यूज ड्रग सेफली एंड इफेक्टिवली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़, मतलब ये एक गाइडलाइंस होती है जिसका फॉलो किया जाता है सेफली और इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए किसी भी डिसीज़ में। पहला होता है हमारा एक्यूरेट डायग्नोसिस, इसमें हमें एक्यूरेट डायग्नोसिस करना है कि क्या बीमारी है, उसके मतलब उसको बीमारी क्या हुआ है। डिफाइन थेराप्यूटिक गोल, डिसाइड करना है व्हाट टू अचीव, जैसे कि हमें डिसाइड करना है कि क्या हमें अचीव मतलब गोल करती हैं नर्सिंग। डायग्नोसिस हमारा असेसमेंट होता है, फिर डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग, फिर इवैल्यूएशन, इम्प्लीमेंटेशन, ये होता है। तो यहाँ पे गोल बनाएंगे कि हमें क्या करना है, जैसे बीवी कम करना है, फीवर रिड्यूस करना है पेशेंट का। थर्ड होता है सिलेक्ट द राइट ड्रग, हमें राइट ड्रग सेलेक्ट करना है। चूज़ द मोस्ट सूटेबल ड्रग फॉर द कंडीशन, सबसे सूटेबल ड्रग हमें चूज़ करना है। फोर्थ होता है हमारा इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ थेरेपी, मतलब एडजस्ट करना है ड्रग थेरेपी को अकॉर्डिंग टू एज, वेट, प्रेगनेंसी, सिविरिटी ऑफ डिसीज एंड किडनी लिवर फंक्शंस, इसके अकॉर्डिंग ड्रग थेरेपी को हमें एडजस्ट करना है। पाँचवा हमारा राइट डोज, गिव करेक्ट डोज, अवॉइड ओवर डोज, अंडर डोज अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रेन एंड एल्डरली, मतलब चिल्ड्रन में जैसे कम डोज देना होता है, एल्डरली पीपल में कैसे डोज देना, ये चीज़ हमें करेक्ट करनी पड़ती है। उसके बाद 6 है हमारा अवॉइडिंग पॉलीफार्मेसी, यूज मिनिमम नंबर ऑफ ड्रग्स, प्रिवेंट द टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम मिनिमम मतलब कम ड्रग्स का यूज़ करेंगे ज़्यादातर। उसके बाद है हमारा 7वां हमारा राइट रूट, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, राइट रूट रखना है, क्या आईवीएस देना है, क्या आईएम से देना है, ड्यूरेशन भी सही रखना है और ट्रीटमेंट भी सही रखना है फॉर ट्रीटमेंट के लिए। 8वां हमारा मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग थेरेपी को मॉनिटर करना है, ये कोई साइड इफेक्ट तो नहीं पेशेंट को आ रहा है, टॉक्सिक इफेक्ट तो ना आ जाए। उसके बाद 9वां है हमारा कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कम लोएस्ट प्राइस में ही हम लोग उसका इलाज कर सकें, ट्रीटमेंट कर सकें। 10th है हमारा एजुकेट पेशेंट को एजुकेट करना है कि कैसे दवाओं को लेना है, कब लेना है, क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, जैसे कि मॉर्फिन दे रहे हो तो उससे स्लीपनेस कॉज हो सकती है, ये सब चीज़ें हमें पेशेंट को बतानी है। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, पार्ट 2 इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, जिसमें हमने फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स और बहुत सारे प्रिंसिपल और रूल्स के बारे में पढ़े। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो या अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF के थ्रू नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।